औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान नज़र की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और कहते हैं कि जब अल्लाह के नाम से कोई भी काम शुरू किया जाता है तो वो निहायत ही कहते हैं ना कि उम्दा और बहुत ज़्यादा मायना खेज़ हो जाता है। यानी जब आप अल्लाह के नाम को अपने प्रोग्राम के साथ, अपने काम के साथ, अपनी चीज़ों के साथ मुंसलिक कर देते हैं, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और वही एक ज़ात है जो कि रहम करती है, जो समझती है, जो कि आपको अता करती है और ना सिर्फ अता करती है बल्कि अता करती चली जाती है। हम जितना उसका शुक्र अदा करें या जितने हम उसका शुक्र ना भी अदा करें, लेकिन फिर भी वो ज़ात हमें अता करती है और साथ-साथ अता करने के हमें चीज़ों को समझाने का, हमें चीज़ों को बताने का सलीका सिखाती है कि वही वो ज़ात है जो कि रात के बाद सुबह लेकर आती है और सुबह के बाद रात लेकर आती है। यानी बताती चली जाती है कि ज़िंदगी में हर दिन अंधेरा नहीं है और हर उजला सवेरा ज़िंदगी का ख़त्म नहीं है। यानी एक उजले सवेरे के बाद, एक अच्छे दिन के बाद एक रात आती है जो कि तारीख से भरी हुई होती है। यानी हाँ, अगर आप मॉडर्न ज़माने को छोड़ दें तो आपकी जो रात है वो तारीखी होती है, यानी काली होती है रात। और अल्लाह ताला उस अमल को ज़िंदगी से जोड़ते हैं। तो हमें ज़िंदगी में चीज़ों को अपने अंदाज से नहीं बल्कि रब की अता से हमें चीज़ों को समझना है। और रब की बेहतरीन अता ये होती है कि जब आपको कुछ अच्छे लोग मिलें, उनकी कदर करें। और आज भी जो शख्सियात मेरे साथ मौजूद हैं वो कि ना सिर्फ हेल्पफुल हैं बल्कि समझती हैं कि अगर कहीं पर मैं स्टक्ड हूँ या मुझे कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर वो लोग मौजूद होते हैं। तो ज़िंदगी में ऐसे ही लोगों का साथ आपको चाहिए। और साथ-साथ मैं बताता चलूँ कि आज कितने ही दिन गुज़र जाएँ, लेकिन तमाम लोगों को मुबारकबाद, क्योंकि हम ये कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह चाँद तक भी रसाई कर चुके हैं और पाकिस्तान दिन-ब-दिन तरक्की करता चला जाएगा। और कहते हैं ना कि 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, जितने भी दिन गुज़र जाएँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम एक एटमी ताकत हैं और एटमी ताकत के साथ-साथ हम एक इस्लामी मुल्क हैं, जो कि पहली एटमी ताकत बना। और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हर चीज़ से लबरेज़ किया है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ मेहनत, हमारी लगन, हमारा फ़ोकस अपने मुल्क की तरफ जब तक नहीं होगा, तब तक हम ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमारे साथ जो पहले मेहमान मौजूद हैं, उनका नाम है जावेद सिद्दीकी, जो कि पीटीआई के वर्कर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बिज़नेसमैन हैं, एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ों को, कपड़ा बनाते हैं और पिछले 10 साल से आप खिदमात दे रहे हैं। लोगों में अपनी ज़िंदगी को सर्व कर रहे हैं, यानी अपनी गृहस्थी को एक साइड पे रखकर आप लोगों के ही फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। ना सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि लोगों को गाइड कर रहे हैं, जहाँ पर लोग चूक जाते हैं वहाँ पर आप सिखाते हैं और सिखाने के बाद उनको सिर्फ मैदान में नहीं छोड़ देते बल्कि उनको एक पायत तकमील तक पहुँचाते हैं, जिसका नाम है जावेद सिद्दीकी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिज़ाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से जावेद भाई जब भी बोलते हैं बहुत खूबसूरत बोलते हैं और दिल चाहता है कि आप बोलते चले जाएँ। ये आपकी मोहब्बत है। नहीं, आपका बोलने का बहुत खूबसूरत अंदाज़ है। जावेद भाई शुक्रिया, जब आप बोलते हैं शुक्रिया। तो मैं वाक़ई में ये बोलूँगा कि आप चाहे पहलू हो सियासत का, चाहे पहलू हो आम ज़िंदगी का, और सबसे अच्छी बात जो मैं इनकी बोलूँगा, वो मुझे ये लगती है, वो ये है कि आप जो हैं, वो ज़िंदगी में चीज़ों को हकीकत से देखते हैं, बिल्कुल। हकीकत की नज़र से देखते हैं। जैसे कि ऑफ द ईयर हमारी अभी बात होती है, क्योंकि हम 10 बजे सुबह ऑन एयर होते हैं, तो हमें 9 बजे, साढ़े 9 बजे आना होता है। ये भाई जल्दी आ गए थे, मैं थोड़ा-सा देर से आया था। तो मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि सुबह-सुबह सच बोलना भी एक अपनी ज़िंदगी में, एक अपने पहलू में एक अहम बात है। जैसे कि आपके साथ जावेद भाई आपने क्या कहा कि मैं एक हुँ, आम इंसान हूँ, आपने ये नहीं कहा हुँ। कि मैं बहुत बड़ी तोप चीज़ हूँ। नहीं देखिए मसला ये है कि एक शेर है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, क्या कि बात दाना है! खाक में मिलके गुले गुलज़ार होता है। क्या बात है! माशाअल्लाह। और इस तरह असल में क्योंकि शेर व शायरी और जब मैट्रिक, इंटर की किताबों में आपने देखा था कि जिस उस वक़्त, अब मुझे नहीं पता कि अब वो सबक है या नहीं है, लेकिन उसमें इस्लाह का पहलू बहुत होता है। बिल्कुल ऐसा ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद टीचर भी अच्छे मिले और फैमिली जो बैकग्राउंड था, जो हमारे बुज़ुर्ग थे, वो उन्होंने भी हमें यही तरबियत दी। तो आज जो भी हम हैं, ये अपने उस्ताद और अपने जो बुज़ुर्ग हैं, उनकी वजह से। माशाल्लाह। अच्छा जावेद भाई एक पर्सनल क्वेश्चन करूँगा, जी, जी। मैट्रिक की बात आपने की, तो कभी किसी को मनाया, क्लास में कोई रूठ गई हो, उसको शेर लिख के कभी मनाया नहीं, हो? वो असल में हमारा तो कोई एजुकेशन था नहीं। अच्छा मेरी तरह पढ़े तो आप भी। हाँ, तो वहाँ तो सारे लड़के होते थे, वही दोस्त होते थे, वही सब कुछ। तो ऐसा मौका नहीं आया कि इस तरह का कोई हो। लेकिन ये है कि ज़ाहिर-सी बात है, एक वो जो एज होती है, उसमें इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
तो लिखी कभी शायरी लिखी, कभी वो नहीं, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा नहीं। दोस्त लाखों में एक। हाँ, इस तरह के तो खैर होता था बहुत ठीक सारे है, हमने तो कार्ड दोस्तों दे में, दिया, अब तुम्हारी बारी। कुछ क्योंकि शेर ऐसे भी थे। तो असल में क्योंकि दोस्त भी हमारे माशाल्लाह, क्योंकि नात ख़्वां भी होते थे मुकर्रर, क्योंकि असल में हम उस वक्त स्कूलों में अभी भी होता है 23 मार्च 14 अगस्त वगैरह में मुकाबले होते थे, डिबेट होती थी, और आपने देखा फिर वहाँ से वो फिर बहुत हाई लेवल पे जाते थे, कराची लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ से, मुस्बत एक्टिविटीज़ से बच्चे जो हैं फिर वो आगे उनका बहुत ही मतलब स्कोप मिलता था। अच्छा, प्रोडक्टिव चीजें होती थी उस वक्त। जी हाँ। अब जो है ना वो सोशल मीडिया पर बच्चों हाँ, को डाल दिया गया, नीला डे पीला डे। हाँ, पहले बच्चों को हाँ, तामीरात की तरफ लेकर जाते थे बिल्कुल, कि टॉपिक पर कैसे बोलना है, क्या बोलना है, क्यों बिल्कुल। बोलना है, इस्लाह किया जाती थी। इसी के साथ एक और मेहमान ने हमें ज्वाइनिंग किया है, जावेद भाई, आपकी इजाजत हो तो उनकी जी, तरफ जी, से। बिल्कुल, उनका बिल्कुल। मोबाइल बज बज के बता रहा है हमें कि मैं आ चुका हूँ। अच्छा। तो हम वहीद भाई को खुश आमदीद कहते हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है माशाल्लाह, और साथ साथ हर शोबा जात में आपकी मदद करते हैं, और इनका मोबाइल कभी बंद नहीं होता, इसलिए हम इनको बोलते हैं साइलेंट करें। अस्सलाम वालेकुम वहीद भाई, कैसे मिजाज है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? अल्लाह का ठीक करम है, ठाक सब ठीक ठाक है। आपकी तबीयत ठीक है वहीद भाई? बहुत अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह। बड़ा सबसे पहले तो एहसान आप है, बेहतर है आपकी तबीयत? पहले लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी आपकी नहीं तबीयत बहुत, खराब, अब तो बहुत बेहतर है माशाल्लाह, अल्लाह का, लेकिन बहुत। कमजोर हो गए आप तो। खाना पीना जो है वो खाना आपने पीना अच्छा नहीं। तो इंसान को तकलीफ कोई सी वो तोड़ देती है अंदर से। बिल्कुल फिर ऐसा भी ही है। अल्लाह का शुक्र, मालिक का बड़ा करम है कि लोगों की दुआएं फिर चल रहे, सेहतयाब हो गए, चल रहे, अल्लाह ताला चला रहा है बस। आमीन। लेकिन यह है कि आपने अपनी ग़िज़ा का खास ख्याल रखना। अच्छा, मैं जरूर इंशाल्लाह। ये कहता हूँ, मैं जावेद भाई से भी इस चीज को फिर पूछूंगा कि हमारे ना ग़िज़ा बोलते तो बहुत महंगी ग़िज़ा नहीं, आप अच्छी साफ सुथरी घर की एक रोटी भी खा लें पानी के जी, साथ ना, वो भी बहुत अच्छी वो ग़िज़ा बहुत होती अच्छी होती है। है। ऐसा ही है वहीद भाई? बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। ये बताएं कि वहीद भाई, गर्मी कराची में कोई अच्छी खासी आ चुकी है, तो उससे भी बीमारी बड़ी आम हो चुकी है। बहुत बस अल्लाह ताला, हम लोग की उम्र ऐसी है ना, हम लोग ये चीजें वो कर नहीं सकते, लेकिन फिर अल्लाह के शुक्र ने बहुत हिम्मत दी है, बड़ी जो बात चल है, रहे हैं। मान रहे हैं मेरी उम्र थोड़ी, वरना यहाँ पे तो लोग आते हैं 200 नहीं साल के, नहीं, 15 देखो, साल के ऊपर जाते जो नहीं। कुदरत का सिस्टम है उसको एक्सेप्ट करो, जबरदस्त। और जो कुदरत के सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करते ना, वो मार खा जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब मैं अपने किसी यंग लड़कों के साथ मैं आपको शामिल करूं तो इंसानियत वाला अच्छा काम नहीं है। ऐसी बात है। मेरा एक वक्त था, वक्त अच्छा लगा, बहुत इज्जत से गुजारा। अब हमें नौजवान नई नस्ल को मौका देना चाहिए कि वो आगे आए, आगे हमारी जगहों को संभालें, बिल्कुल ऐसा ही और है। उस तरीके से जिस तरह हमने अल्लाह का शुक्र बड़े अच्छे तरीके से सिस्टम को चलाया, इस तरह चलाएं। और कहते हैं कि आपने सर, मैं जवानी में भी, मैं आपको कहूंगा कि आप जवान भी नहीं हुए उस तरह, क्योंकि आप लोगों के लिए ही काम करते रहे। बस ये तो वही वाली बात है कि जवानी कब आई और मस्तानी गुजर गई, पता बस ही नहीं अल्लाह चला। ताला ने इज्जत से गुजारा, पूरा वक्त अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत से, बहुत अच्छे तरीके से गुजारा। माशाल्लाह। बस यही है कि देखें, अल्लाह ताला की खास रहमत होती है बस दुआओं के साथ, तो जो आपको लेकर चल रहे इसमें हैं। मेरा कमाल नहीं, इसमें उन लोगों की दुआओं की, दुआएं बेचारों की, जिन लोगों के लिए करता हूँ, जिनके लिए भागता हूँ, वो ऐसे हाथ उठा उठा के दुआएं देते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको और सेहत ऐसी तंदुरुस्ती गरीब फैमिलियां बेचारे झोलियां फैला के, दुपट्टे फैला के, ये उन दुआओं का असर है, वरना मेरी अपनी हैसियत क्या है। बिल्कुल यही चीज होती है। और मैं ये जरूर कहूंगा कि जब आप अपने लिए जीते हैं तो लोगों के साथ भलाई करना चाहें तो भलाई कर दिया करें, क्योंकि अल्लाह ताला उसका सिला बड़ा बेहतरीन देता बड़ा है। देता है और बहुत काम आती है ये चीजें। बिल्कुल जी। जावेद भाई, ये बताएं, आपको अगर मैं कहूं कि अच्छी ग़िज़ा खानी, हम सियासत में थोड़ी देर बाद आएंगे, क्योंकि हम अभी 2 जी, घंटे का जी, शो है, बिल्कुल, तो हम सियासत में बाद में आएंगे। मुझे ये बिल्कुल। बताएं कि आपको अगर मैं कहता हूं कि अच्छी ग़िज़ा खाएं, तो आप क्या बहुत महंगे रेस्टोरेंट का जहन में आता है कि मैं जाऊंगा जिसमें एक रोटी 2000 रुपए की है, या आप ये कहते हैं कि नहीं, घर पे ताजी तवे पे पकी हुई रोटी जो है वो बेहतरीन ग़िज़ा है? असल में मैं अभी ईद के पिछले दिनों प्रोग्राम हुए थे, तो उसमें भी आपके साथ तो मैंने एक बात कही थी कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे वालदा की तरफ से भी बड़े अच्छे अच्छे, क्योंकि वो भी कुकिंग एक्सपर्ट थी, माशाल्लाह। और बेगम साहिबा वो भी कुकिंग एक्सपर्ट थी। तो इस मामले में मैं मतलब मुझे ज़्यादा वो तक दो नहीं करना पड़ी कि जनाब इधर खा लें, मतलब वो घर में ही माशाल्लाह इतनी ऐसी चीज़ें मिल जाती थी, और जो ज़ायत से भरपूर, और हर किस्म की, मतलब जो चीज़ें आप बाहर लेते हैं वो सब। और आजकल तो आपको पता है सोशल मीडिया के ज़रिए अगर आप सीखना चाहें, जैसे कि पहले एक दौर था कि लोग मेमन फाउंडेशन और मुख्तलिफ जगहों पे जाके सीखते थे, लेकिन अगर कोई सीखने वाला हो तो आप वो घर बैठे भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये है कि इस मामले में मुझे कहीं वो कि अच्छा खाना है तो बाहर खा ले, नहीं, उससे अच्छा खाना घर में ही मिल जाए। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि खाने के साथ देखें, खाना आप कुछ भी खाएं, लेकिन आपका माइंड, अगर आप अपने माइंड को फ्रेश रखते हैं, किसी के अक्सर और बेशतर हमारे यहाँ देखा गया है कि लोग एक दूसरे पर नज़र रखते हैं, वो क्या कर रहा है, वो क्या खा रहा है, तो अगर उससे आप बचेंगे तो आप वैसे ही सेहतमंद रहेंगे। क्योंकि बीमारियां जो होती हैं वो इसी तरह होती है कि जब आप किसी के बारे में नेगेटिव या पॉजिटिव सोचते हैं
तो कोशिश करें कि हर एक के बारे में पॉजिटिव और अच्छा सोचें, तो जबरदस्त, आप बीमारियों से वैसे ही बचे रहेंगे। ऐसा ही है। और लेकिन हमारे यहाँ पे, लेकिन जावेद भाई स्पेशलिटी क्या है घर की, मतलब जो अम्मी बनाती थी या अम्मी बनाती हैं या बेगम बनाती हैं, तो स्पेशलिटी क्या है? देखिए, पहले तो आपको पता है कि कुछ सादे से और पाकिस्तानी खाने होते थे। बिरयानी फिर तो होती थी ना? नहीं, बिरयानी, कौरमा, ये सब तो माशाल्लाह शुरू से ही चल रही है। सही। जब से मतलब हमने होश संभाले हैं, तो ये सब चीज़ें आपका खाते जा ताल्लुक रहे हैं। दिल्ली से? नहीं, अम्मी मेरा का? नहीं, उनका ताल्लुक है कानपुर से। अच्छा, ओके। कानपुर से। लेकिन इंडिया के जितने भी लोग हैं, ये और जो जो पाकिस्तानी हैं, ये जो भी है, उनके लोकल खाने बहुत अच्छे हैं, नहीं, क्योंकि उनका वो जो मसाला यूं करके पीस के डालने वाला स्टाइल है ना, वो बड़ा जबरदस्त है। और अच्छा, फिर आप देखें अब तो खैर इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनें वगैरह आ गई, वरना पहले सिलबट्टे और उस पे टेस्ट बड़ा होते थे। जबरदस्त। तो ये चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करें, क्योंकि देखें आप बाहर, अभी आप देखें बाहर बहुत सारे स्कैंडल्स आते रहते हैं कि जी वो फलां का गोश्त खिला दिया, फलां का ऑयल जो है, वो चर्बी जो है। तो आप लाजमी सी बात है, वो तो जब स्कैंडल आता है तो आपको पता चलता है, लेकिन घर में जो है वो आपको पता होता है कि सारी चीज़ें प्योर हैं और हलाल हाइजेनिक है, चीज़ें हैं, हाइजेनिक है। हाइजेनिक हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जबरदस्त जी। वहीद भाई, आप बताएं कि आप बाहर के खानों को कितना खाना पसंद करते हैं? वैसे तो ज्यादातर बाहर ही होते हैं, बाहर ही लेकिन होते हैं, लेकिन मैं दोपहर का खाना फिर बाहर खाता हूँ, रात का खाना तो 12 बजे 1 बजे रात का खाना घर पे जाके घर पे जाके खाते हैं। अच्छा, अगर बात सुने आपने, जो है वो 12-1 बजे तक तो भूख अच्छी वाली लग जाती है ना, क्योंकि दोपहर का खाना खाता है, तो बीच में कुछ छोटा मोटा खा लेते हैं, कभी कहीं से बर्गर खा नहीं, लिया या बर्गर कुछ? वगैरह कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, पक्की पक्की घर वाली ऐसी खाना। कोई चीज़ नहीं तो रखी। फोन करते हैं घर में, फरमाइश करते हैं कि मैं नहीं आ रहा हूँ, थका हुआ, ये पका दो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ घर में बिल्कुल ओके होती है। ओके होती है? कभी वहीद भाई को बोलने का नहीं मौका नहीं, नहीं कुछ पड़ा? बोलने को, क्योंकि अल्लाह जबरदस्त। का शुक्र, घर वाले मेरे आज जानते ना कि क्या क्या खाना क्या नहीं, वो चीज़ सब तो बना के रखते हैं। अच्छा, तो फर्ज करें, ज्यादातर अगर हम बात करते हैं, वहीद भाई गोश्त खाना पसंद करते हैं, मुर्गी खाना पसंद करते हैं, दाल सब्जी? दाल सब्जी दाल सब्जी, पक्की बात है। और अगर हम सब्जी में पूछे तो फेवरेट सब्जी? जो मिल जाए। नहीं, भिंडी कुछ लोगों की नहीं, होती है, कुछ जो लोगों मिल की जाए। बंद गोभी होती है, फूल गोभी होती है, बाहर ज़्यादातर होटलों पे खाना मैं खाता हूँ दाल फ्राई या सब्जी, बस इसके कुछ अलावा दाल नहीं। फ्राई। वैसे दाल मखनी काफी कम क्योंकि जगह की मलियन मैंने खाई है, मलियन लेकिन अच्छी है। में वो है अपना होटल, सच्चल होटल, उनकी दाल मस्तानी तो पूरी कराची में मशहूर है, लोग अच्छा, पता नहीं कहाँ से खाने आते हैं दाल लेकिन मस्तानी। चने की दाल मखनी कहाँ की अच्छी है, बताएं? चने की दाल का नहीं पता। चने की दाल का नहीं पता? मूंग चलिए की मैं दाल तो ये जावेद भाई से मलियन में पूछता हूँ। बनती है माशाल्लाह, सच्चल होटल में बहुत बेहतरीन बनाते हैं, आप जबरदस्त। खाओगे दोबारा बोलोगे यार ये चीज़ खानी है हमने, इतनी अगली अच्छी दफा आप बनाते लेकर आ रहे हैं साथ, ठीक हैं है? इंशाल्लाह। जावेद भाई, ये बताएं कि कहाँ की दाल मखनी बड़ी जबरदस्त है, किस रेस्टोरेंट के अगर खाई हो तो? रेस्टोरेंट में तो असल में दाल वगैरह नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो आपको पता है जब रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ नहीं पे नहीं, तो जो ये तो पठान का होटल होता है। नहीं, क्योंकि रेस्टोरेंट अब तो खैर बहुत फैमिली के साथ जाना होता है, तो उसमें ज़्यादातर आपको पता है कि बारबी वगैरह होती है, बारबेक्यू वगैरह, और बहुत सारी चीज़ें। और दाल वगैरह तो खैर माशाल्लाह हमारे घर में, जैसे मैंने अभी बताया, अभी आपने पूछा कि आप क्या फरमाइश, अच्छा मेरे साथ मसला है कि मैं फरमाइश नहीं करता, बल्कि वो पूछती है कि आपने क्या खाना है बताएं। तो मतलब फरमाइश हो ही जाती है ना, कि नहीं, आपसे पूछा जाता तो है। मैं तो खैर कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ जो भी आप पका लें बहुत अच्छा बनाती है, तो लेकिन वो कहती फिर भी आप अगर कोई आपकी है कि बिरयानी बनाना है, कौरमा बनाना है, कढ़ाई बनानी है, कबाब तो खैर एक नॉर्मल चीज़ है, वो तो खैर हर वक्त रेडी रहते वो हैं। फ्रीवर्जन हो हाँ, जाते हैं। तो उसका कोई, या इसके अलावा कोई चीज़ बर्गर टाइप की जो बनानी है, तो वो सब चीज़ें माशाल्लाह क्योंकि वो उनका शौक़ है। सही। वो जो हमारी मिसेज़ हैं, कुकिंग उनका शौक़ है, जबरदस्त। तो इसलिए ज़ाहिर है जब बंदे का शौक़ होता है फिर वो दिल से, एक तो होता है ना बस खाना बनाया जान छुड़ाई, के एक पेट होता है भरना शौक़, है, एक होता ठीक है है। शौक़, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उनका शौक़ है, तो इसलिए वो अच्छे से अच्छा, बेहतर से तो बेहतर बनाते आप ज्यादातर पाकिस्तानी खाना खाना पसंद करते हो क्योंकि बेगम आपकी अच्छी कुक हैं और अच्छा बनाती हैं, या आप बोलते नहीं चाइनीज बना दो, कभी हाँ। रशियन बना दो, कभी मैक्सिकन बना दो? हाँ, नॉर्मली तो खैर जैसे अभी सब्जी या गोश्त या दाल वगैरह जो बन जाती है, लेकिन ये कि जब कोई दावत वगैरह होती है तो उसमें चाइनीज़ वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, बल्कि जो हमारे यहाँ मेहमान आते हैं वो बाकायदा फरमाइश करते हैं कि जैसे निहारी बना दें, किसी को निहारी पसंद होती है, किसी को बिरयानी पसंद होती है, किसी सही। को कढ़ाई पसंद होती है, तो फिर वो उसके हिसाब से चाइनीज़ वगैरह जो भी हो वो बना देते हैं। चलिए जी, अब थोड़ी सी हम जिंदगी की तरफ जाते हैं। वहीद भाई, ये बताएगा कि आज जो अशिया हैं जिंदगी में, आपको जो बुनियादी चीजें जिसमें से आटा, चावल, दालें, इवन
अगर आप सब्जी में भी जाते हैं तो प्याज आपने जरूर डालना है हर सब्जी में। आप टमाटर नहीं डालेंगे महंगे को, उसकी जगह दही डाल लेंगे या कुछ और चीज इस्तेमाल करेंगे। प्याज एक इनिशियल चीज है, उसको भी महंगा कर दिया इतना। तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? कुछ लोगों को अल्लाह ताला चला रहा है, अल्लाह ताला सिस्टम बना। हमारे यहाँ हमारी जो गवर्नमेंट है इसका कोई हाल नहीं है। सही। इन्होंने गरीबों को तो इतना मार दिया है कि बस अल्लाह रहम करे। अल्लाह ताला गरीब घरानों को कैसे चला रहा है अल्लाह ही जानता है। ऐसा ही है। वरना इतने बड़े बड़े दावे हमारे हुक्मरान करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं एहसास कि कभी किसी गरीब का हाल देखें, गरीब का हाल क्या है। सही सही। और गरीब से गरीब तो लोग मर रहा है, सही तो सही। उनको पूछने वाला नहीं है। ऐसा ही है। तो ये बताएं कि जब अब आप किसी की 500 रुपये दिहाड़ी, किसी 700 रुपये दिहाड़ी, और 700 में घर का खर्च करेगा, बच्चों को स्कूल का करेगा, और मेन चीज बिजली का बिल, गैस का बिल, ना गैस आ रही ना आपकी बिजली आ रही फिर है, भी बिल आ रहा है। लेकिन बिल आपका इतना आ रहा है कि आप सोच नहीं सकते। ऐसा ही है। तो गरीब आदमी की जिसकी 500-600 रुपये, 1000 रुपये दिहाड़ी रख लो, 30,000 रुपये महीना कमा रहा है, और 30,000 में हरी बीमारी 100 मसले उसके साथ, 18,000 तो बिल ही आ जाएगा उसका, गैस का बिजली का बिल आ वही कह रहा जाएगा। हूँ, बिल आ जाएगा। तो 15-18,000 से 15,000 मैक्सिमम रख लो, बिजली का गैस का भर दिया, बाकी स्कूल का खर्चा है, फिर घर का खर्चा है, किराया कोई कहाँ से इंसान देगा? है, किराए का मकान है, फिर उसके अपने 100 मसाइल हैं। अगर जिसके घर में छोटे बच्चों की बीमारी भी हो, कुछ भी हो, कैसे पूरा कर रही है, कभी सोचा नहीं किसी ने। ऐसी बात है ये भाई तो भाई। कुछ अल्लाह के नेक बंदे ऐसे हैं जो सिस्टम को लेकर चल रहे हैं, जो इन गरीबों की परवरिश अल्लाह ताला करा रहा अच्छा है। भाई मुझे बताएगा कि जैसे आप लोगों के पास भी लोग आते हैं, डोनर्स आते हैं, आप इसको ये मदद करते हैं, तो क्या ऐसे भी डोनर्स हैं जो कि कहते हैं कि ठीक है हमने 100 रुपया किलो प्याज तो खरीद लिया, ठीक है, लेकिन हम उन बस्तियों में जाकर 20 या 30 रुपए किलो देंगे ताकि लोगों की खुददारी भी रहे और उनको सस्ता सामान भी मिल जाए। ऐसे हैं लोग? अच्छा भी है, वरना लोग ऐसे बंद हाथ करके देते हैं, पता नहीं चल रहा है क्या देके जा रहे हैं क्या नहीं देके ठीक जा रहे ठीक। नहीं ये तो पैसे देते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं हैं। कि ऐसे भी कुछ लोग राशन वगैरह भी कुछ करते हैं, ऐसा करते हैं, इस तरह राशन पहुंचा देते हैं, अगले को गरीब को महसूस नहीं होता मेरे से किसी ने मदद की है, किसी को दुनिया को। क्योंकि जो फोटो सेशन जो है ना, ये हर आदमी नहीं करता। ऐसा बहुत ही से है। लोग तो अगर एक 200 रुपए की चीज भी दे रहा है, उसकी तस्वीरें 4 बनाएगा, फिर देगा मैं इसको चीज दे के जा रहा हूँ। सही सही। और बहुत सारे लड़के बंदे ऐसे भी हैं, 2-2 हज़ार का थैले में सामान है, यूं पकड़ा और यूं चल रहेगा, पता भी नहीं चला नवाब क्या शाह का दिया एक क्या नहीं। वाकया वहीद भाई, आपकी बात से मुझे याद है कि नवाब शाह में ही एक खानदान की मतलब खातून आई थी और उनको मतलब तस्वीरें खींची गई, उनकी तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर उसी वक्त सामने उन्होंने देख ली कि डल गई। पता नहीं उनके दिल में क्या फील हुआ, क्या कि उनको हार्ट अटैक ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो गई। अभी उन्होंने राशन भी नहीं उठाया। नहीं, ये किसी को गरीब के साथ ऐसे नाजायज नहीं करो। बहुत बहुत जुल्म की बात है ये वाली चीज कि हमें सोचना चाहिए। जी जावेद भाई आप बताएं कि जैसे आम अशियाए जिंदगी बहुत महंगी होती चली जा रही है, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखें, ये असल में ये सब चीज़ें हुकूमती पॉलिसी का जो रिज़ल्ट होता है वो आता है, क्योंकि उसकी वजह है कि दुनिया भर में आप देखें कि आप जैसे आप यूरोप चले जाएं या एशिया के बहुत सारे ममालिक में चले जाएं कि वहाँ पे उन्होंने अपनी आवाम को जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनमें रिलीफ दिया है। लेकिन हमारी अफसोस ये कि हमारी एक इस्तेहसाली निज़ाम राइज है। अभी आपने देखा कि बिजली के जो अभी आपने बिजली के बिल की बात की, जी जी। तो जो एग्रीमेंट्स हुए हैं वो भी अब सामने आए। मतलब 30-40 साल के बाद जब वो एग्रीमेंट सामने आए तो पता चला कि वो तो अवामी मफाद में ही नहीं थे। ऐसे ही है। मतलब ये है कि आप अभी आपने देखा एक जो स्कैंडल आया है हपको का, बिल्कुल। तो उसमें अरबों रुपए की पेमेंट हो गई और 1 यूनिट बिजली नहीं बना। ओके। तो अब मुझे बताएं, जब इस तरह के हुक्मरान फैसले करेंगे तो आवाम को रिलीफ कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल यही है। अच्छा, लेकिन फिर आप देखें जिस इदारे में भी आप चले जाएं, किसी भी, चाहे वो सूबाई ख़ास तौर पे, और चाहे वो वफाकी हो, तो आप वहाँ पे बगैर रिश्वत के आपके काम नहीं हो रहे। ऐसे ही है। तो अब मुझे बताएं कि ऐसी हुकूमतें जो ये निज़ाम चला रही हैं और बड़ी मजबूती से चला रही हैं, तो आप समझते हैं कि वो आवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम कर सकेंगी? मुझे एक चीज और ये पूछनी है कि आप मुझे ये बताएं कि अभी अगर हम मुआहिदों की बात करें तो कराची का जो के इलेक्ट्रिक है, जी। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसको दोबारा 10 साल के लिए शायद लाइसेंस जी, जो जी। इसका वो इजरा कर जबकि दिया। बहुत मुखालफत हो रही थी, लेकिन इसके मुझे बावजूद ये समझ नहीं आई कि बीच में एक पार्टी का मैंने सुना था, अगर मैं गलत हूं तो मुझे प्लीज इसकी तस्दीक कीजिएगा, कि एक पार्टी जो कि लाहौर की है उन्होंने ये कहा कि हम जो है वो हमसे मुआहिदा करें और हम सेल्फ तमाम चीजें करते हुए 8 रुपए पर यूनिट देंगे और अगले 10 साल तक हम 1 रुपया नहीं बढ़ाएंगे, हम लिख कर दे रहे हैं। और जिस तरीके से हम जनरेट करेंगे वो कचरे से और कोयले से और तमाम चीजों से, तो क्यों नहीं दिया गया? देखिए, आपको शायद याद होगा कि जब ये के इलेक्ट्रिक का चल रहा था सिलसिला, तो चाइना की भी एक कंपनी आई थी, सही है,
अब मसला ये है कि जो उसके बेनिफिशरी हैं, तो लाजमी सी बात, अगर आवाम को फैसिलिटेट करेगी जो भी इदारा होगा, जी जी, तो जब उसके बेनिफिशरी हैं उनको क्या मिलेगा? ऐसा ही है। मतलब ये कि अगर सस्ती बिजली दें या सस्ती बुनियादी ज़रूरियात अजनास वगैरह दें, तो वो जो बीच में जो बेनिफिशरी हैं उनको तो कुछ नहीं मिलेगा, और उसके बगैर वो कुछ होने नहीं वो चल देंगे। नहीं सकते, चलने नहीं देंगे, कोई सिस्टम ऊपर तो नहीं चलने अब आप देंगे। अब आप चलें, आप बिजली को भी छोड़ें, गैस को भी छोड़ें। इस वक्त वो कराची जैसे शहर की बात कर रहा हूँ मैं, जो एक रेवेन्यू देने वाला टैक्स पेयर शहर है, और आज से नहीं, क़याम पाकिस्तान के बाद से ही ये पूरे पाकिस्तान को 70% दे रहे हैं, वफाक को, और सूबे को 90% दे रहे हैं। जबरदस्त, लेकिन आज भी यहाँ पे पानी जैसी बुनियादी सहूलत मैसर नहीं है। ऐसा ही है। तो अब आप मुझे बताएं कि ये हुकूमतें अगर आपको बुनियादी एक पानी जैसी सहूलत फराहम नहीं कर सकती, तो आप इनसे क्या तवक्का रखेंगे कि ये आपको दूसरी जो चीज़ें हैं वो कैसे कर सकती हैं? असल में मैं एक बात बोलूंगा चाहते एक सवाल आपसे और फिर मैं वहीद भाई की तरफ आऊंगा कि अगर हुक्मरान भी ऐसे हो जाए ना जैसे वहीद भाई है, मैंने वहीद भाई को देखा कि ये काम कर रहे होते हैं और ये बंदा अपनी ड्रेसिंग के ऊपर फोकस नहीं करता, ये सामने बैठे हैं, ये हमेशा ये करते हैं कि इसने खा लिया उसने खा लिया। इस बारे में मैं इनसे ही बात करूंगा, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि लाइंस एरिया जो कि ये इलाका है, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड लोग नहीं रहते हैं, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड नहीं है। हर कोई मर्द जो है वो कमाता है तो घर चलता है, ऐसे ही है वहां का जो इलाका है। अब आप मुझे ये बताएं कि मुझे सेक्टर्स थोड़ा सा अगर क्लियर कर दें मेरे भाई कान में कि कौन कौन से, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि वहां पर 12 बजे घर पहुंचते हैं तो 2 बजे तक लाइट चली जाती है, ठीक है, फिर 2 बजे लाइट आती है तो सोते करते 3 बज जाते हैं, फिर 3:30 बजे लाइट चली जाती है जो कि सुबह आती है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि लाइट जाती है तो फिर उसने आने का नाम ही नहीं लिया 24 घंटे। तो ये बताएं फिर गैस ईद के बाद से वहां आ नहीं रही है, तो ऐसे इलाके में लोग कैसे सर्वाइव करें? देखिए, ये सिर्फ लाइन्स एरिया का मसला नहीं है। अगर आप सुरजानी की तरफ जाएं तो सुरजानी में भी आपको इसी तरह के मसले नज़र आएंगे। औरंगी जाएं, औरंगी टाउन, अच्छा, तो वहाँ भी ऐसे बहुत सारे मसले नज़र आएंगे। और उसका वो उनका एक बयानी है कि जी यहाँ से हमें रिकवरी नहीं होती। अच्छा, के इलेक्ट्रिक ये कहती है, अगर जैसे मैं इंडस्ट्रियल एरिया में हूँ, तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो जो पीछे आबादी है, पीछे जो गोठ वगैरह और बहुत सारी कच्ची आबादियाँ हैं, तो उनके वो बिल जो है वो इंडस्ट्री में डाल देते हैं। एडजस्टमेंट आपने देखा, जब बिजली का बिल आप देखें तो वहाँ पे एडजस्टमेंट के नाम से बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, और वो एडजस्टमेंट से पूछा जाए कि यार जब आप ये कहते हैं तो फिर ये एडजस्टमेंट किस चीज़ की करते हैं? मतलब टैक्सीज वगैरह और बिजली के जो यूनिट के जो चार्जेस हैं, और तक के मीटर के जो चार्जेस हैं, वो सब लेने के बाद वो जो नीचे एडजस्टमेंट 2-3 जगह आप देखते हो, तो ये क्या चीज़ है? अब तो उनके वर्कर की यूनिफॉर्म हमारी जिम्मेदारी, उनका धुलाई हमारी जिम्मेदारी, उन्होंने जो आए गए उनके पेट्रोल जो गाड़ी में डाला वो हमारी जिम्मेदारी, उसके बाद मतलब 50 किस्म की जिम्मेदारी हमारी। इसके देखें, अब ये के इलेक्ट्रिक प्राइवेट इदारा है, इसका चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट। अच्छा, आप देखें कि के इलेक्ट्रिक का जो एग्रीमेंट था, अब तो खैर आप देख रहे हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें तो एक पार्टी ने इतना प्रेशर डाला है कि हर चीज़ सामने आ रही है और वो हर चीज़ हाईलाइट कर रही है। लेकिन इससे पहले 20-20 साल 25-25 साल पुराने मुआहदे देखें तो आपको पता ही नहीं था कि क्या मुआहदे हुए, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, जो आपको जब उनके मुआहदे खत्म हो गए तो आपको चल। के इलेक्ट्रिक का मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। के इलेक्ट्रिक के मुआहदे में एक चीज़ शामिल थी कि आप किसी वर्कर को निकालेंगे नहीं, और इसके लिए उन्होंने तकरीबन ₹1.50 पर यूनिट एक्स्ट्रा चार्जेस लिए थे। लेकिन आपने देखा होगा कि के इलेक्ट्रिक ने शुरू में 4000 मुलाजमीन बरतरफ किए थे, जिन्होंने बाद में एहतजाज भी किया था। लेकिन उन्हें जो उस वक्त की जो शख्सियात थी, उस वक्त आपको पता है कि ये जो मुआहदे हुए थे, ये जो हमारे गवर्नर साहब थे इशरतुल लिबास साहब और परवेज़ मुशर्रफ साहब, और वो जो उस वक्त पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट थी, उस वक्त ये मुआहदे हुए थे। तो आप मुआहदे कर लेते हैं लेकिन मुआहदे पे अमल दरामद नहीं करते। अच्छा, फिर ये कि आप उसको फिर ना तो देखें ना, के इलेक्ट्रिक पे देखें तो बहुत सारे बिल भी वाजिबात हैं, करोड़ों अरबों रुपए के हिसाब से, मतलब वाटर का और दूसरे जो चीज़ें हैं, तो अब उसके बारे में नहीं पूछा जाता। लेकिन आपका बिजली का बिल अगर एक दिन भी लेट हो गया तो उसके चार्जेस अलग लेते हैं और आपको प्रेशराइज अलग करते हैं कि ये बिजली काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो अब ये किसकी जिम्मेदारी है? एक आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन जब हुकूमत खुद उनके साथ फरीक बन जाए तो फिर आम आदमी का तो यही हाल होगा जो आज हो रहा है। बिल्कुल यही चीज है। और आम आदमी फिर
वो है कि जो 4 बच्चों को ज़िबा करने के बाद बीवी को मारने का खुद भी खुदकुशी कर रहा है। ये आज की ही खबर थी, इलेक्ट्रिक का बिल ना देने पर। तो यही वाली चीजें मैं ये एक वाकया नहीं, ये पता नहीं कि मेरे ख्याल से अगर ये 2-4 महीने का आप वो करें तो एक तो ये एक 2 महीने पहले भी एक वाकया हुआ है, वो बकायदा किराया नहीं दे पा रहा था। फैमिली को लोग अपनी मार देते जबकि वो बेकसूर है, उनका तो कोई कसूर नहीं है, और लेकिन एक नफ्सियाती प्रॉब्लम शुरू हो गई है। असल में वो उनका भी ये मकसद है ना कि आप जो है, अगर मैं मर जाऊंगा या मेरे पीछे फैमिली रह जाएगी तो लोग उनको तंग करेंगे, तो वो उस वजह से फैमिली बेचारी को भी प्रॉब्लम में डाल के चले जाते हैं। देखें, मसला ये है कि एक तो खुदकुशी हराम है, अगर आप मजहबी हिसाब से देखें तो खुदकुशी हराम है, लेकिन ये है कि अगर आप उसमें थोड़ा सा, आप जैसे एक मिसाल है, अभी आप देखते हैं कि अक्सर और बेशतर एहतजाज होता है मुख्तलिफ चीज़ पे, तो आप उस एहतजाज का हिस्सा बने जो बिजली से है मुताल्लिक है या पानी से मुताल्लिक है, बजाय इसके कि अपनी फैमिली को और अपने आप को मारें। एक तो आप एक हराम काम कर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, हराम मौत जा रहे हैं। तो अब लेकिन ये क्योंकि बंदा जब उसके ऊपर घरेलू प्रेशर होता है, जो बच्चों के होता है या बीवी के खर्चे, बुनियादी खर्चे जो होते हैं, बुनियादी चीज़ें जो होती हैं, वो बेचारा नहीं कर पाता, तो फिर उसके अंदर सोचने समझने की सलाहियत सल्ब हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। और उसके बाद फिर उसे पता नहीं चलता कि वो कर क्या रहा है। तो ये अगर आप सर्वे करें तो इस वक्त मेरे ख्याल से पाकिस्तान में हर दूसरा या तीसरा आदमी नफ्सियाती प्रॉब्लम का शिकार है। बिल्कुल ऐसे ही है, सर्वे में आया है ऐसे ही। और ये चीजें हमें देखनी है। वही भाई मुझे बताएं कि आप राशन देते हैं, चीजें लोगों के लिए करते हैं, क्या आप कभी कभी ऐसे एहतजाज में लोगों के साथ गए? नहीं, एहतजाज में इत्तेफाक नहीं हो जाने का। मतलब कभी किसी ने बिजली के खिलाफ रैली निकाली हो, गैस के खिलाफ निकाली हो, टायर जला दिए हो? बिजली के तो कई मरतबा गया हूँ, लेकिन गैस का तो ऐसा होता है। गैस का आज का वाकया है, आज दोपहर तकरीबन 2:30 बजे का। सही। एक दोस्त है सिविल एविएशन में रहता है, वो आया कल, यार भाई जो मेरा बिल ये 13,500 का बिल आया और मेरे मीटर की रीडिंग ये आई, उसकी तस्वीर बना के ले आया था। उसका मीटर कम तो मैंने उसका प्रिंट आउट कराया, लेकिन उसको स्वीकार था, भी चला गया। दोस्त बैठा हुआ था, मात साहब, मैंने बोला मात साहब ऐसा नहीं करो, इतना जुल्म नहीं करो। कहला क्या हो गया? मैंने अपना बिल देखो और ये रीडिंग दो। उसने वाकई देखा तो 13,500 का बिल, 13,500 बिल कितने का था? 1,200 रुपए का। उन्होंने हाथ क्या सही करके दी, आज के बता रहा हूँ। असल में पता है इतना इस तरीके दुनिया, वो तो चलो मैं उसके मेरे तक रसाई थी, मेरे पास आ गया। अगर रसाई नहीं होती जाता उसको किस्त करके दे देते, ठीक है जी आप ये 5,000 रुपये किस्त भर दो, बाकी अगले महीने देखेंगे। वो लटक गया था। मसला ये है वही भाई कि हमारे यहाँ पर ना चेक इन बैलेंस एक तो नहीं है, और दूसरी बात ये है कि अब अगर फर्ज करें आपका रीडिंग होनी है 20 तारीख को, ठीक है, और वो 250 यूनिट के अंदर ही है, ठीक है, 90 यूनिट हो गए, 290, 300 नहीं क्रॉस किया उसने, तो 300 पे टैक्स लगता है, तो वो एक दिन बाद रीडिंग करेंगे आके। वो ईमानदारी से नहीं करते, मीटर रीडर भी नहीं कर रहा होता ना, क्योंकि उसको पता नहीं परसेंटेज दी जाती है क्या बेचारे को। लेकिन मैं उनको बुरा नहीं कहूंगा, क्योंकि उनकी तो जिम्मेदारी जिस तरीके से उनको बोलेंगे, लेकिन अपनी जिम्मेदारी उनको देखो, किसी गरीब के घर में क्या गुंजाइश कितनी है, नहीं उनको सही। मैं आज की मिसाल आपको दे रहा हूँ, कहा 13,500 बिल और कहा सिर्फ 1,200 रुपये। ठीक ठीक ठीक, 13,500 और 1,200 पर क्या नहीं है, बिल्कुल ऐसे। आज मैं करवा के आया हूँ। वही तो चीज है ना वही भाई कि हम या तो खुदा खौफी नहीं है, खुदा खौफी नहीं है, या हमारा ईमान इतना सुस्त पड़ गया है कि हमने बस दुनिया को ही जिंदगी समझ लिया। दुनिया को समझ लिया, बस यही सब कुछ है, आगे कुछ नहीं है। ये अगर जितने ये मीटर चेक करने आते, रीडिंग चेक करने, अगर थोड़ा थोड़ा ईमानदारी से काम करें, यकीन करोगे बहुत से लोगों के मसले हल हो जाएंगे। मसला ये कि ये रीडिंग सही लेके जाएं। नहीं, और दूसरी बात ये कि अगर आप इनसे बात करें तो बदतमीजी बड़ी करते हैं, बहुत बदतमीजी। मतलब मैंने इलाके में देखा था, एक को मैंने कहा कि ये वीडियो तुम्हारी डल जाएगी तो तुम्हारी जॉब के साथ साथ पर्सनैलिटी भी खत्म हो जाएगी भाई। जिस तरह आप एक बेवा औरत से, बुढ़ी से बात कर रहे हैं, उनके घर में एक छोटा सा मीटर लगा हो, छोटा सिंगल जो मीटर होता है, और एक खातून, एक पंखा, एक एनर्जी सेवर 12 वॉट का, और एक वॉशरूम में 12 वॉट का। वॉशरूम का हर वक्त तो नहीं चलता ना। आप मुझे ये बताएं कि कितना बिल आना चाहिए? 2,000, 500, 1,000 नहीं है, 2,000 रख लें, ज्यादा 25,000 का बिल आया आंटी। क्या तो वो जब रोने लगी तो कहते 25,000 भरे वरना मीटर काट जाएंगे। तो फिर बदतमीजी और ये सब कुछ। घर की लोडिंग तो चेक हो, घर में है क्या? कुछ भी नहीं है। जिन घरों के एसी चल रहे हैं, एसी 4-4 एसी लगे हैं, उनको जाके लोग चेक भी नहीं करते। नहीं, उनका तो बिल फिक्स होता है कि क्या कर रहे हैं हम। ऐसा ही है। तो इस तरह गरीब आवाम को इस तरीके लोग मार रहे हैं। और फिर वो कहते हैं ना कि या तो फिर वो वाली बात है कि गरीबों को मारो, गरबत खुद ही खत्म हो जाएगी। बस खुद ऐसा ही है, यही सिस्टम चल रहा है। बड़ा अफसोस की बात है। जी जावेद भाई, अब हम आएंगे कि पार्टी में शमूलियत कब इख्तियार की, क्योंकि आप बिजनेसमैन पार्टी शमूलियत के बाद बने
या पहले से बिजनेसमैन थे फिर आपने कहा कि पार्टी भी ज्वाइन करते हैं? देखिए, बिजनेस तो मैं तकरीबन 2002 से कर रहा था। सही। इससे पहले मैं जापान में था। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, जापान से आने के जापानीज बाद आती है? थोड़ी बहुत, अब तो खैर बहुत अच्छा हो गया। तो उसके बाद मैंने रियल एस्टेट का काम शुरू किया था। जब मुशर्रफ दौर में आपको होता कि एक ही, ऐसा लगता था जैसे सिर्फ एक ही कारोबार है, रियल एस्टेट। सही। तो फिर जब मुशर्रफ साहब गए और जरदारी साहब आए, तो वो एकदम से रिवर्स हुई मार्केट और उसमें लोगों को बहुत नुकसान हुआ। फिर हमने अपनी थोड़ी सी फील्ड चेंज की और हम टेक्सटाइल में आ गए तकरीबन 2007-8 में। और उसके बाद फिर जब से, अच्छा, पार्टी जो है वो तो अभी 2017 में ज्वाइन की थी। अच्छा, 16-17 में। सही। और मतलब फर्स्ट टाइम। वैसे ये कि हमदर्दी थी, मतलब कि जैसे, और इसी पार्टी से हमदर्दी सी? जी जी, क्योंकि नजर ही यही आ रही थी सही। कि यही कुछ तब्दीली ला सकती है। सही। बाकी को तो खैर एक अरसे दराज से देख साफ रहे थे। चली, शफाफ चली। जी हाँ। तो मतलब ये कि अगर आप ले मुस्लिम लीग का, नून का, या पीपल्स पार्टी, या MKM, या फजलुर रहमान, या और XYZ जो भी पार्टियां हैं, तो वो तो एक अरसे से चली आ रही थी और हर इलेक्शन में दावे करती थी। और फिर उसके बाद 5 साल दोबारा मांग लेते थे। हाँ, तो वो इसलिए उसकी तरफ मेरा ख्याल रुझान था नहीं। सोशल वर्किंग कर रहे थे उस वक्त भी। लेकिन जब खान साहब ने अपनी शुरू की और जब लोगों को अवेयरनेस दी और लोगों को बताया कि एक सियासतदान कैसा होता है, और जो जो उस वक्त पार्टियाँ थीं, और उनके बारे में जब बताया, क्योंकि आपने देखा कि जैसे ही खान साहब ने जब अपनी मुहिम शुरू की, तो इन पार्टियों में खौफ पैदा हो गया। उसकी वजह कि पहले सारी चीज़ें फिक्स चल रही थी। हर इलेक्शन में सबको पता होता था कि जनाब ये वज़ीर आज़म बन जाएंगे, अगले इलेक्शन में ये वज़ीर आज़म बन जाएंगे, ये वज़ीर बन जाएंगे, ये मुशीर बन जाएंगे। मतलब पहले ही से सब चीज़ें डिसाइड होती थी। अवामी राय का उसमें कोई अमल दखल नहीं था। और आपने देखा कि 2018 में जो चेंज आया, उसके बाद से पार्टियों में एक खौफ पैदा हो गया और उन्होंने अपने क़िबले दुरुस्त करने शुरू किए कुछ, और बहुत सारी अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि जो पहला दौर था 3.5 साल का PTI का, उसमें 2018 में गवर्नमेंट बनी और 2019 में कोरोना आ गया था। और एक मसला पहले से चल रहा था FATF का, जिसमें हम ग्रे लिस्ट में थे। अब आपने सुना होगा लोगों के बयानात अभी रिजीम चेंज के बाद, जो PDM की जमातें हैं, कि वो कह रहे थे कि जी हमने मुल्क बचा लिया। तो अब इनसे पूछा जाए कि मुल्क जब PTI की जब गवर्नमेंट बनी थी, जो ग्रे लिस्ट में था, जो इंटरनेशनल जो तंजीमें थी, और उन्होंने एलिगेशन लगाए थे बहुत सारे, और इसमें मुशर्रफ फरीद जो था इनकी मनी लॉन्ड्रिंग कर, जो इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की थी, तो ग्रे लिस्ट से हम ब्लैक लिस्ट में जाते हैं। तो मुल्क उस वक्त जो है खतरे में था, या उससे निकलने के बाद जब इनके हाथ में आया, जब इन लोगों के हाथ में आया जो PDM की जमातें हैं, क्योंकि उस वक्त तक तो कोरोना भी तक ख़त्म हो गया था और FATF के जो मामला थे वो भी तकरीबन एंड हो गए थे। तो अब ये असल में ये बयानिए इनके जो है लोग समझ गए, और यही वजह है कि आपने देखा कि 2024 में जब इलेक्शन हुए, तो लोगों ने भरपूर उसमें अपने एतमाद का वोट दिया, और किस पार्टी को दिया ये भी सबको पता है। और आपने भी यकीनन वोट कास्ट किया होगा। आप भी जब पोलिंग स्टेशनों में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि टाइम खत्म होने के बाद भी लोगों का रश लगा होता वोट डालने के लिए। इस दफा इलेक्शन की बात, इस दफा 2024 की बात, इससे पहले तो 3 बजे के 4 बजे के बाद 3 बजे के बाद जो है सन्नाटा होता था। वैसे आपकी वो कहते हैं ना कि वो इस इलाके की, मैं यहाँ पर मुझे काफी लोगों ने कहा कि बाकी में ये बात सही है। लोगों ने कहा कि नहीं था रश, नहीं, लोग वोट डालना चाहते हैं। वो कहते हैं ना कि अपना हक देना चाहते हैं, लेकिन फिर वही वाली चीज कि हमें जो, मुझे भी खान साहब से कुछ चीजें जो कि वाकई में वो कर सकते थे जो उन्होंने नहीं की, ठीक है, जहां पर हम वहाँ हम कहते हैं ना कि 8 की भी बात करेंगे जो उन्होंने नहीं की। तो उसमें सबसे जो प्रॉब्लमेटिक बात रही वो ये रही, अभी मौजूदा मैं भी आपसे बात करूंगा कि दुनिया में सबसे बड़ा पैसा जो है वो कुवैत का है, ऐसा ही है। जी। लेकिन कुवैत की वीज़ों के लिए आज भी किसी ने बात नहीं की। वहां जाते हैं, बोलते हैं वीज़ों का, आप वहां पर बैठकर एग्रीमेंट साइन करवा कर आए, आपको वो लॉलीपॉप टाइप चीज दे देते हैं, आप चुप करके आ जाते हैं। भाई आप जाएं, बैठे, टेबल टॉक करें, डायलॉग करें, उसके बाद उनसे बोले कि लिख कर दो, जैसे इंडिया करता है कि ये लिख कर दो तो हम जाएंगे। देखें, जहाँ तक अभी आपने देखा कि इंडिया में अंबानी साहब की एक प्री वेडिंग सेरेमनी हुई, और उसमें दुनिया भर के जो बड़े बड़े जो इदारे के सरबराह थे,
उन्होंने शिरकत की। अच्छा, दूसरी बात ये कि एजुकेशन, कि आपके यहाँ जो एजुकेशन का जो मेयार है वो कोई हाई स्टैंडर्ड का है। सही है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि आप ये देखें कि बड़े बड़े जितने भी इदारे हैं उसमें इंडियन, जाहिर सी बात है, कोई डायरेक्टर है, कोई अच्छी बड़ी पोस्टों पे है, तो वो अपने लोगों को के लिए राह हमवार करते हैं। ऐसे ही है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को 5 साल का एक पूरा प्लान बनाना पड़ता है और वो फिर उस प्लान के तहत अपने ताल्लुकात बनाती है और बहुत सारी चीज़ें बनाती है। लेकिन हमारे यहाँ आपने देखा कि मसला ये था कि एक तो बिजनेस मैन यहाँ पे आता नहीं हालात की वजह से। अब जैसे ना कि जैसे कराची है, इंडस्ट्रियल शहर है, लेकिन यहाँ पे हालात देखें, स्ट्रीट क्रिमिनल देखें और जो दूसरी चीज़ें हैं, सियासी हालात देख लें। तो इसके लिए हमें ये सब चीज़ें दुरुस्त करना पड़ेंगी अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे बिजनेस आए। तो हमें ये जो सियासी मामलात हैं इनको बेहतर करना पड़ेगा। और आप देखें कि जैसे आप दुनिया के जो जमहूरी मुल्क हैं वहाँ आप देखें कि अवामी राय की अहमियत दी जाती है। तो हमें यहाँ पे ये नहीं कि अगर आपने कोई बात की तो आपको खौफ हो गया कि यार अब मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जी। और मैं यहाँ पर बताता चलूँ, हिना बाजी के लिए बाद में मुझसे पूछा जा रहा है कि हिना बाजी कौन है, तो बिल्कुल जनाब मैं बताता चलूँ कि के इलेक्ट्रिक की हमारी बहुत अच्छी सी बहन है हिना। वो हमेशा जब भी मैंने आपसे मदद मांगी हिना बाजी, आपने हमेशा मदद की है और अभी भी जो बिल का एक प्रॉब्लम आया है उसको भी आप डील कर रही हैं। तो मैं यहाँ पर तहे दिल से आपका वीनस टीवी की तरफ से, मॉर्निंग डिलाइट की पूरी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि आप लोग वो हैं जो कि वाकई में समझते हैं कि अगर एक बंदा स्टक हो गया है, और क्योंकि मेरा एक केस प्रॉब्लम हुई थी मुझे मेरी पप्पो के घर पे, तो आपने उस चीज़ को रेक्टिफाइड किया कि नहीं ये चीज़ गलत हुई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिना बाजी, और अल्लाह ताला आपको ऐसे ही खुश खुर्रम रखे। लेकिन मैं आपको तंग करता रहूँगा और मैंने कल आके आपसे मिलना है, तो इस सिलसिले में भी मैं चीज़ों को करूँगा, क्योंकि कुछ मीटर हम चेंज करवाना चाह रहे हैं। तो आपकी मुझे रहनुमाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और वाक़ई में जब जब मैंने आपको मैसेज किया, जब जब मैंने आपसे मदद मांगी, आपने मुझे मदद की, और इसके लिए अल्लाह आपको तरक्की दे और बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और जी वापस आते हैं बैक टू द पॉइंट। और हमें असल में प्रॉब्लम ये है कि अगर आप बात करें तो हमें बैठ कर बात करनी होगी, जो कि हम नहीं करते। इसी बारे में मैं आपसे मजीद बात करूंगा। वहीद भाई आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं वहीद भाई कि हम अगर बात करते हैं ज़र मुबादला की, कि हमारे पास बाहर से फंड्स आए, तो क्या आपका जो डोनर है, यानी कुछ लोग जो मुखय्यर हजरात हैं, वो सारे पाकिस्तान से या पाकिस्तान से बाहर से भी लोग आपकी मदद करते हैं? पाकिस्तान से, बाहर से कोई नहीं है। अच्छा जी। लेकिन मैं बिल्कुल चाहूंगा कि जो मुझे देख रहे हैं वहीद भाई ये हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ ताउन करें, क्योंकि वाकई में ये लोगों की मदद करते हैं। वहीद भाई मैंने भी आपसे एक रिक्वेस्ट की थी, वो जो आपने मुझे, मैं ऑन एयर बता दूं उसको भी, क्योंकि मैं कोई चीज़ छुपाता नहीं होता है, कि आपने कहा कि राशन जो है वो जो भी हुआ जिसको आपने दिया, तो मुझे बताएं कि राशन हमें कब मिल सकता है 2 फैमिलीज के लिए? अभी 8 से 10 दिन रुक जाए, 8 से 10 दिन रुक जाए, 8 से 10 दिन रुक जाए, उसके फिर बाद मिल जाएगा। मैं करवा के आपको फोन कर दूंगा। मुझे 2 राशन चाहिए, मैं ऑन एयर बता रहा हूँ, क्योंकि वो फैमिली को बोला था, और उसके बाद जो है वो फिर नहीं, मैंने चीज़ें 3 राशन रखे, लेकिन बेचारे ऐसे लोग आ गए, ये चीज़ रखी हुई थी, ठीक ठीक अच्छा नहीं लगेगा उनको, मायूस करूँगा, ठीक है। मैं लोगों को 2 तो उठा। मैं 8 दिन बता रहा हूँ भाई, आप ऑन एयर सुन लें, और 8 दिन के बाद जो है वो नहीं, हम, देखो ये चीज़ें करने की या सुनाने की, दिखाने की नहीं मैं है, उनको बस तसल्ली दे दूं ना, अल्लाह बुरी ना बात है। करे, नहीं तो अल्लाह ना मैं करे। तसल्ली दे दूं क्या, वहीद भाई बिल्कुल यहाँ पे मौजूद है। बाकी जावेद भाई को भी हम इस चीज़ों में पकड़ेंगे, लेकिन एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद आपसे मिलेंगे। कहीं नहीं जाना, देखते रहिए प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद है, और डिस्कशन हमारी जो चैनल पे होती है ना, बड़ी अच्छी लगती है कि जब हम ऑन एयर भी आ रहे होते हैं तो हमारे जो मेहमान है आपस में आप लोगों के लिए बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो हमारे जावेद भाई हैं, हमारे वहीद भाई से पूछे थे कि आपका कौन सा हल्का है, ऐसे ही है जी जिसमें जी। हम बात कर रहे थे। तो अब हम आते हैं जावेद भाई की तरफ। जावेद भाई आप जब पीटीआई में है तो आप किसी तंजीम के साथ भी एसोसिएटेड है? जी, असल में हमारी एक एसोसिएशन है इल्म फला के नाम से, सही और ये तकरीबन 1970 की रजिस्टर्ड है। सही। और इसमें मतलब है कि बहुत वो हमारे जो इलाका था
उसके हिसाब से हमने एक बनाई थी। लेकिन वो एक काम है इल्म व फला, मतलब सबके लिए इल्म और फला, उसके लिए हम मेडिकल कैंप वगैरह लगाते हैं अक्सर बेशतर। कई कैंप हमने लगाए नई कराची की तरफ, और औरंगी में भी हमारे एक साहब हैं वो भी लगाते हैं। और उसका मकसद सिर्फ यही होता है कि जो आजकल आपको पता है कि मेडिकल भी बहुत महंगा हो गया है, ऐसा ही है। तो उसमें थोड़ी सी उनको हेल्प हो जाती है। और जो भी इस्तिताअत है कोशिश करते हैं कि उसके मुताबिक जो है लोगों की जो भी कर सकते हैं। अच्छा, आपसे मेडिकल जी कैंप्स तक है, मतलब नहीं, राशन वगैरह? वो भी करते हैं रमज़ानों में वो भी होता है, और मुख्तलिफ औकात में जो भी मतलब हो सकता है वो कोशिश करते रहते हैं। क्योंकि इसकी वजह ये कि आजकल महंगाई का दौर है। अभी आप देखेंगे अब बड़ा मुझे अफसोस और शर्म भी आती है कि वो लोग जो बेचारे मेहनत मजदूरी भी कर रहे हैं और बहुत सारे मतलब कि चीज़ें मैनेज करके चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं या तो उनके बच्चों की फ़ीसों का मसला आ जाता है, वो नहीं दे पाते, या कहीं बिजली का बिल, अभी वहीद भाई ने जैसे देखा। बिजली का बिल आ गया। अब जाहिर सी बात है हर आदमी की एक आमदनी, मखसूस आमदनी होती है, और महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है तो उस हिसाब से वो मैनेज करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। बहुत जबकि वो मुश्किल हो मेहनत जाता भी कर रहे हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, कोई पेशावर खुदा न खास्ता मांगने है। वाले नहीं नहीं है। नहीं नहीं, लेकिन अब ये हालात ऐसे हो गए हैं कि आमदनी कम होती चली जा रही है और और अखराजात बढ़ते चले जा अखराज रहे हैं। बढ़ते हैं, परेशानी बढ़ती जा और रही है। इसमें जो जैसे वहीद भाई जैसे हमारे लोग कर रहे हैं, या बहुत सारे मुखैर हजरात जो मुल्क से बाहर भी हैं, वो अच्छा ये आज की तारीख नहीं है, ये आप देखें जैसे सैलानी वाले, ईदी वाले या अलखिदमत वाली, या बहुत सारी जो रफ़ाई तंजीमें कर रही हैं, ये आज से नहीं कर रही, इनको तकरीबन 30-40-50 साल हो गए। लेकिन अफसोस ये होता है कि क्योंकि हमारी हुकूमत इसमें अपना किरदार अदा नहीं करती, तो अभी भी आप देखें कि गुर्बत की लकीर से नीचे मुस्तकिल लोग, अक्सर मैं प्रोग्रामों में यही कहता हूँ कि अगर ये कहते हैं कि हमने आवाम के लिए ये किया वो किया, तो मुझे बताएं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट तो 2018 में आई थी और उसके बाद चंद 3-3.5 साल रही थी। लेकिन इनके जो जैसे सिंध में अगर आप देखें पीपल्स पार्टी एक तवील अरसे से है, तो मुझे वो साल बता दें कि जिसमें गुर्बत की लकीर से जो लोग नीचे थे वो ऊपर आए। और नीचे गया ना, उन्होंने कहा कि वो लकीर मतलब पे ये है कि जब आप इतने बड़े बड़े दावे करते हैं तो कोई एक साल तो ऐसा होगा कि जिसमें लोग हमने तो हमेशा यही सुना है कि लोग इस साल गुर्बत की लकीर से नीचे इतने परसेंट चले गए, इतने परसेंट चले गए, और 40% हो गए, 35% हो गए, 50% हो गए। और इस वक्त तो मेरा ख्याल है तकरीबन अशराफिया को छोड़ के जो एक आम आदमी, चाहे वो मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, वो सब लोअर क्लास तो चले ही गए, और मिडिल क्लास भी आस्ता आस्ता नीचे जा रहे हैं। और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि गवर्नमेंट के अखराज आमदनी कितनी है और ख़र्चे कितने हैं। क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा ये देखा गया है कि आपने बेशुमार वज़ीर बना लिए, बेशुमार मुशीर बना लिए, ब्यूरोक्रेट्स को आपने बेशुमार सहूलतें दे दी। जैसे कि हम सुनते हैं अक्सर बेचते कि उनको पेट्रोल मुफ्त है, बिजली मुफ्त है, उनके जो है मराज जो हैं, मतलब कि जो वज़ीर हैं, मुशीर हैं, उनको एयर टिकट। अब आप देखें ना हमारी पीआईए खसारे में क्यों जा रही है? जब आप वहाँ फ्री में टिकट बांटेंगे तो उसकी आमदनी कहाँ से होगी? अच्छा, पीआईए खर्चे के तो लिए मैं रहेंगे। आपको ये भी बताऊंगा जावेद भाई, मैं जब एसोसिएटेड था तो मैंने ये देखा कि जो एक फ्लाइट क्राफ्ट को मैनेज करते हैं ना, वो बेसिकली एक कंप्यूटर ऑपरेटर की उसकी जॉब होती है कि वो आपको बताता है कि यहाँ से ऑपरेट हो गया। अब उसकी फैमिली, क्योंकि पीआईए को लोगों ने घर की खेती समझ के खाया ना, जी। तो जो मैं किसी एक को स्पेसिफिक पॉइंट आउट नहीं करा, लेकिन उन साहब का ये था कि उन्होंने एक तो कनाडा के वीज़े लगवा लिए, फिर उन्होंने लोअर इकोनॉमी के फ्री टिकट्स उठाए, और उसके बाद इस्लामाबाद से ऑनवर्ड्स बिजनेस में कोई बैठ कर गया ही नहीं, क्योंकि वो चाह रहे थे कि उनके बच्चे डिस्टर्ब ना हो। तो कितना खसारा है ये पीआईए को। देखिए, एक तो असल में महकमे जो आज आप सुनते हैं कि हर महकमा तबाही के दहाने पर खड़े है, तो उसकी वजह ये एक तो आपने सियासी भर्तियां कर ली बेशुमार, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा। जहाँ ज़रूरत नहीं थी वहाँ भी पता चला एक आदमी या 2 आदमी, जैसे कि आप सुनते रहते हैं सिंध गवर्नमेंट का, वफाक का, कि जनाब अगर 2 आदमी की ज़रूरत होती है 10 आदमी भर्ती हो जाते हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात, फिर मरात के उनमें उसमें जो मरात थी। अब आप देखें रेलवे का महकमा लेने कि मेरे ख्याल से जब से हमने होश संभाला है, जब से आपने भी संभाला है, आप उसको खसारे में देख रहे होंगे। तो आप अमली इक़दाम क्यों नहीं करते? जब कोई इदारा खसारे में जा रहा है तो उसकी अमली इक़दाम क्या होते हैं? खर्चे कम किए जाएँ। लेकिन हम देखते हैं कि खर्चे कम नहीं होते, बल्कि और खर्चे बढ़ते मजीद जाते हैं, खर्चे खसारा बढ़ जाते बढ़ता हैं। चला जाता है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि ज़बानी जमा खर्च तो सब तकरीबन करते हैं, और एक अरसे से कि जी हम इसको प्राइवेट कर रहे हैं, हम इसको, दुनिया में प्राइवेट एयरलाइंस भी है, प्राइवेट रेलवे भी है। कुवैत एयरवेज आप को देख जाएं लें, कुवैत के पास कोई, पैसा कम है, हाँ। कुवैत की प्राइवेट एयरलाइन। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि बहुत से ममालिक की तो एयरलाइंस खड़ी करने में पीआईए का बहुत कलीदी किरदार है, बहुत मरकजी एमिरेट्स की बात किरदार है। देख लें। एमिरेट्स वगैरह आज वो देखें कहाँ पे,
तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मिसमैनेजमेंट और लीडरशिप। जब मैं अपनी आवाम से अच्छा, फिर दूसरी एक बात और है जो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जब तक फैसला आवाम के हाथ में, देखें जब इलेक्शन होते हैं आप देखें वोट तो पड़ते हैं, लेकिन वोट का जो रिजल्ट होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। अभी आपने देखा 2024 में जो हुआ कि वोट पड़े पीटीआई को और हुकूमत बनाई पीडीएम ने। तो इस तरह की जो चीजें हैं, इससे फिर वो जो ब्यूरोक्रेट्स और जो सियासतदान है वो फिर आवाम का कैसे ख्याल रखेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें तो जितवाने और हरवाने में मखसूस इदारों का हाथ है, लोगों का हाथ है। लेकिन अगर यही चीज आवाम के हाथ में दे दी जाए तो मैं समझता हूँ कि उस दिन से हमारा चेंज आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल एक चीज़ और यही चीज़ मैं बोलूँगा कि पीआई के खसारे की जो वजह बनी, जो कि अगर मैं गलत हूँ तो सॉरी, लेकिन जो मैंने पढ़ा था, क्योंकि अदाद शुमार तो आप मार्केट में मतलब आप पेपर में ही पढ़ते हैं, तो इस वक्त तो खैर नहीं, लेकिन जब मैंने पढ़ा था तो उस वक्त सबसे बड़ा जो जहाज़ों का बेड़ा था वो था टर्किश एयर के पास, तुर्की के जो एयरलाइन है उनके पास 900 जहाज थे अपने, और उनके पास 30,000 का अमला था। हमारे पास वर्किंग वेट लीज ड्राई लीज मिलाकर 17 जहाज थे, उस पे हमारे पास 60,000 का स्टाफ था। तो आप खुद बताएं। वही सियासी भर्तियां, मतलब है कि अब जो पार्टी आती है, अब होना ये चाहिए। एक मिसाल आप स्टील मिल की ले लें कि स्टील मिल ऐसा इदारा है कि शायद दुनिया में कहीं भी फ्लॉप नहीं है, क्योंकि वो एक बुनियादी ज़रूरत है कंस्ट्रक्शन में, कहीं भी कंस्ट्रक्शन या कुछ भी हो। इसके अलावा हमारे जो एटमी तनसीबात हैं वहाँ भी स्टील की ज़रूरत होती है। लेकिन आप जब 15,000 की कैपेसिटी में 20,000 और 22,000 सियासी भर्तियां करते हैं और उनको मराद दें, तो मुझे बताया कि जब आमदनी कम होगी और अखराजात ज़्यादा होंगे तो वो महकमत एक वक्त आएगा। फिर आप अफसोस और मज़े की बात यह है कि इदारा 2015 में बंद हो गया, लेकिन कई साल तक आज तक सुनने में आ रहा है कि आज भी वहाँ पे तनख्वाहें और मराद की मद में अफसरान को जा रहा है। सर जो प्रोटेक्शन नहीं दे रहा उसके अफसरान को आप क्यों नवाज रहे हैं? क्योंकि देखें वर्कर तो पॉलिसी जो ऊपर वाले देते हैं उसके हिसाब से काम करते हैं, लेकिन जो अफसरान होते हैं, जो मैनेजर रैंक के होते हैं, डायरेक्टर रैंक के होते हैं, असल जिम्मेदारी उनकी होती है इदारों को उठाना। ऐसा ही है। आपने उधर के वर्कर तो फारिग कर दिए, जिनको पहले सबसे पहले फारिग करना था उनको आज भी आप मराद दे रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि फिर वो क्यों सोचेंगे किसी का ये इदारे के अच्छे, क्योंकि जब तक उनकी जॉब सेफ है वो कहते रहेंगे चलता रहे। इसी में एक सवाल और है मेरा आपसे, लेकिन हम पहले वहीद भाई की तरफ जाएंगे। वहीद भाई मुझे ये बताएं कि जब आप ये बदहाली देखते हैं, लोगों की अपनी सियासतें देखते हैं, कि फर्ज करें कि आप किसी इदारे में किसी पोस्ट पर है, तो आपने कहा कि ये बुढ़ा है, ये जवान है, इसको आना है, और जो जवान जो वाकई में डिजर्व करता है उसको हटा दिया जाता है, तो फिर उस वक्त वहीद भाई की क्या फीलिंग्स होती है? मुझे फीलिंग होती है जिसका हक है, नौजवान का हक है, तो नौजवान को हक मिलना चाहिए। सही। उसके चाहे मुझे लड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं खड़ा हो जाता हूँ। जबरदस्त। मतलब नौजवान के हक में आप ये नहीं कहते कि मेरा दोस्त है तो जिसका नहीं, जिसका हक है ना वो उसे मिलना चाहिए। सही। लोग तो इस मामले कहते हैं मैं तो अपने सगे भाई को नहीं छोड़ता, अगर किसी का नाजात कर सगे भाई बोलता कैसे किया भाई तूने। जबरदस्त। लोग इसीलिए इज्जत करते हैं, मेरी इतनी अल्लाह ने इतनी इज्जत दी हुई, नाम दिया हो मुझे, क्यों कभी किसी हक नहीं खाने दिया किसी और ना। मेरा अपना भाई भी खड़ा होगा मैं उसको हटा दूंगा। जबरदस्त। किया तो किया कैसे। जबरदस्त। मतलब एक चीज के इंसाफ पसंद है ना। देखो ये अल्लाह ताला की तरफ से मुझे अल्लाह ने एक नेमत बख्शी हुई है, तो अल्लाह ताला जब मुझे एक नेमत बख्शी है तो मेरा फर्ज बनता है मैं उसको सही तरीके से लेके चलूँ। कभी घर में लड़ाई हुई क्या? ये तो भाई को नहीं छोड़ता। नहीं, इस मामले में मेरा पूरा घर नहीं बोलता। अच्छा, कभी ये नहीं हुआ कि यार मैं तो आपका भाई था, यहाँ पर आपको जो आपका राइट है वो आप करो, उसके लिए आपको इनकार नहीं। जो चीज चाहिए मुझे बोलो, मैं दूंगा आपको। अच्छा जी, तो मुझे साथ साथ ये तो अच्छा, अगर ये चीजें हुक्मरानों के अंदर भी आ जाए तो फिर हमारा मुल्क कहाँ? हुक्मरान देखो, मैं जैसे अपने अच्छे काम कर रहा हूँ, आप अपने थोड़ा हम लोग अपने अच्छे काम करें ना, यकीन करो को मुश्किल नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। बशर थोड़ा नहीं कहता बहुत ज्यादा नहीं, असल में ईमानदारी से करे, वो थोड़ा भी जो करे ना, वही पे हम जो काम करते हैं ना हम अपने मफाद के लिए करते हैं। अगर यहाँ पर रहते हुए मैं फिर सॉरी मैं नाम लेना थोड़ा नहीं लूंगा, लेकिन अब अगर ये प्रोग्राम एयर पर जा रहा है तो मेरा पीसीआर जो भी लोग बैठे हैं अगर ये ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो ये एमसीआर को चीज नहीं पहुंचेगी। एमसीआर वाले भाई अगर इसको सही तरीके से रिले नहीं करेंगे, चीजों को खराब कर देंगे तो हमारा प्रोग्राम अच्छा नहीं होगा। तो ये मेरी टीम की डिग्निटी है कि यहाँ पर बैठकर मैं तो बड़ा चौड़ा होकर सवालात कर रहा हूँ, लेकिन पीछे सुनना
आवाज प्रॉपर जा रही है, आप प्रॉपर आ रहे हैं, आप प्रॉपर दिख रहे हैं या नहीं, तो ये तमाम इस टीम की जिम्मेदारी है। मैं कहता हूं कि मैं तो जीरो हूं शो में, मेरी पीसीआर और एमसीआर है तमाम कोशिश इंसान को करनी चाहिए। जैसे वो उधर मरीम वाले कुछ चेयरमैन अच्छी जमात के आए, लेकिन फिर जितनी उनकी कोशिश है फिर भी अपना फर्ज निभा रहे हैं, पूरा कर रहे हैं जितनी उनके साथ है। ये नहीं कह रहे कि यार ये मेरे इख्तियार में नहीं है वो मेरे, लेकिन कोशिश करके वो इलाके वालों की वो करने की कोशिश करें या इनको मायूसी ना हो। ऐसा ही है, ऐसा ही है, बस वही मैं नाम किसी का भी नहीं हुआ, लेकिन मौके मुश्तरका है वहाँ, एक फर्द वाहिद का नहीं है, सही सब है वहाँ। जबरदस्त। और फिर मैं ये कहूंगा कि अल्लाह ताला आपके इस जज्बे को कायम दायम रखे, कभी आमीन, आप आमीन। डाउन ना हो इससे, क्योंकि मैंने कहा ना मैं सबसे ऐसा रखा हुआ है, मुझे उनकी जरूरत पड़ती है मेरे लिए वो हाजिर, सही, और उनको मेरी जरूरत पड़ती है मैं उनके लिए हाजिर। जबरदस्त। इस तरह हमारा सर्कल चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, बड़ी इज्जत से चल रहा है। और तो ये नहीं कहा भाई ने ये मना कर दिया, भाई ने मुझे बुलाइए, नहीं मैं कहता हूँ लोग सब भाई हैं मेरे, हम सब साथ खड़े हैं। जबरदस्त भाई, यही जज्बा ना हमें सियासतदानों में चाहिए अब। जी जावेद भाई, मुझे ये बताइएगा कि हमने एक स्टील मिल जब कोरोना आया था तो ऑक्सीजन की कमी का बोला जा रहा था, तो एक शोबे को मतलब कहते हैं ना कि वर्केबल बनाया था जो कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, वो कोरोना खत्म हुआ तो वो शोबा भी नहीं पता कि कुछ काम करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि उसमें पैसे लग गए, उसने जो है वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, वो क्या हुआ उसका फिर? देखिए वो शोबा जाहिर सी बात है उस वक्त एक ज़रूरत थी मेजर, कोई लोगों के सांस का जो प्रॉब्लम था उसके लिए आपने देखा जितने भी हॉस्पिटल जो थे भरे हुए, और वो जाहिर सी बात है उस वक्त उसकी ज़रूरत थी, उसको प्रोड्यूस किया। उसके बाद फिर जो है जो हाल इदारों का होता है तो उसके साथ भी वही हुआ कि जो नए आप देखें ना उस वक्त कोरोना के फ़ौरन बाद हमारी तो गवर्नमेंट ख़त्म हो गई थी, सही है, जो हम आगे आपकी गवर्नमेंट में उसको ऑन किया गया था, और जब हमारी गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो उसको आगे प्लानिंग करते हैं। लाजमी सी बात है, आप ये प्रोग्राम है तो आप प्लानिंग करते हैं तो ये आगे चलता है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये हुकूमतों की होती है। और आप देख रहे हैं कि उसके बाद से तकरीबन रिजीम चेंज के बाद से जो एक तसलसल चल रहा है हुकूमत का वो एक ही है, क्योंकि अब आप देखें हम बहुत सारे, अभी गंदम का मसला हुआ, सही, तो गंदम में आप देखें बयानात आ रहे हैं बहुत सारे मिनिस्टर के कि जनाब ये मसला जो है निगरां गवर्नमेंट का है। तो अब इनसे पूछा जाए कि भाई ये निगरां गवर्नमेंट बनाने में मुशावरत किसकी थी? आप ही लोगों की थी ना। सही, इसको निगरां गवर्नमेंट को जो पावर दिए थे, मतलब निगरां गवर्नमेंट के पावर होते हैं कि वो इलेक्शन करवाए और मुंतखब गवर्नमेंट को हैंड ओवर करे और घर जाए। लेकिन क्योंकि आपने IMF के मुआहदे के तहत, क्योंकि IMF से आपको याद होगा कि एक मुआहदा हुआ था कि फंड्स का जो वो IMF चेक देता है, तो उसमें एक तो उसने ये शर्त लगाई थी कि खान साहब के साइन होने चाहिए जब हम आपसे एग्रीमेंट करेंगे, जब हम आपकी जो दरख्वास्त है इमदाद की या लोन की वो अप्रूव करेंगे। अच्छा, फिर उसमें एक मुआहदा खान साहब ने डलवाया था कि जनाब आप एक गवर्नमेंट को नहीं दें, इस गवर्नमेंट को आप सारे फंड्स वो जो चेक हैं आप ऐसे करें कि ये इलेक्शन, क्योंकि उनका इलेक्शन करवाने का इरादा नहीं था जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी रिजीम चेंज के बाद, और वो आइन में शिके तलाश कर रही थी कि किसी तरह इलेक्शन जो है साल के लिए या 1.5 साल के लिए मौखर हो जाए और कंटिन्यू हमारी गवर्नमेंट चलती रहे। लेकिन क्योंकि IMF के मुआहदे के तहत उनको सिर्फ एक चेक मिलना था, उसके बाद अगला चेक जो है वो निगरां गवर्नमेंट को मिलना था, और उससे बाद अगला चेक अब जो अभी मिला है आपने देखा तीसरा चेक जो है ये मौजूदा गवर्नमेंट को मिला है। तो अब ये कुछ मुआहदात थे जिनकी वजह से ये बॉन्ड हो गए थे। तो मतलब एक चीज मुझे बताएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लोगों के लिए भी समझना चाहूंगा, थोड़ी सी आपकी कता कलामी माफ, कि अगर हमें 3 चेक मिले तो हमने पहले के चेक वापस किए हैं, इनको किस्त वापस कर रहे हैं या हम लेते ही चले जा रहे हैं? देखिए मसला ये है कि ये तो एक पूरी पाकिस्तान की तारीख है, और ये तकरीबन देखिए मैं एक बात कहता हूँ कि पाकिस्तान की 2 तारीख है, एक तारीख 71 से पहले की है और एक तारीख 71 के बाद की। सही, क्योंकि ज़ाहिर 71 के बाद हमारा मुल्क जो है आधा हमसे जुदा हो गया था। सही, और जो मौजूदा पाकिस्तान है ये पाकिस्तान था और वो बांग्लादेश बन गया। अब उसके बाद जो लोग यहाँ पे हुक्मरान आए, आपने देखा कि सबसे पहले भुट्टो साहब थे, भुट्टो साहब के साथ जो हुआ, जो उनका केस हुआ और उसमें जो उनकी फांसी हुई, उसका भी अभी आपने देखा कि फैसला है, यानी 40-45 साल के बाद एक इतना बड़ा सानिए का फैसला आ रहा है कि वो बेगुनाह थे और उन्हें गलत फांसी दी गई, जबकि लोग उस वक्त भी कह रहे थे लेकिन उस वक्त नहीं सुना। तो हमारी ये तो एक आम सी बात है कि जब चीज़ें गुजर जाती हैं और सब ख़त्म हो जाता है, फिर वो अब ना वो फैसला करने वाले रहे
ना वो रहे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, क्योंकि अगर ऑन स्पॉट अगर मैंने कोई जुर्म किया है तो मुझे अगर सज़ा मिले तो वो मेरे लिए इबरत का निशान होगी। ये ना हो कि सज़ा मेरे मरने के बाद हो, तो ये सब मिसमैनेजमेंट होती है। अब दूसरी बात ये है कि कंटिन्यू ये जमातें चलती रही, इनकी पॉलिसियाँ चलती रही, और आज जो आप देख रहे हैं वो उसी पॉलिसियों के तसलसल का नतीजा है। बिल्कुल यही चीज़ है। और मुझे बड़ा वो कहते हैं ना कि बच्चों के लिए हम क्या छोड़कर जा रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो वाली चीज़ की टाइम कब खत्म हो जाए। हम बच्चों के लिए IMF के कर्ज छोड़ के जा रहे हैं। कर्ज छोड़ के जा रहे हैं कि आपने बच्चा शायद परेशान। उमर शरीफ के ड्रामे अगर पुराने देखे हों तो मामू मजाक मत करो, क्योंकि पहले जो अच्छा ये जो इस वक्त जो हालात हैं ये आज के हालात नहीं है। अगर आप पुराने ड्रामे देखें तो उन ड्रामों में या शायरी देखें तो उसमें इस चीज़ के बारे में बताया जाता रहा है, लेकिन क्योंकि हुकूमत का इंटरेस्ट कुछ और था, उसका इंटरेस्ट मेरी और आपकी ज़िंदगी तब्दील करना या मेरे और आपकी आने वाली नस्लों को अच्छा सेहत देना, अच्छी तालीम देना नहीं था। अगर होता तो आज आप देखेंगे, आप कराची हैदराबाद से अगर आगे जाएं तो वहाँ पे कॉलेजेस बने होते, स्कूल बने होते, और जो हालात होते हैं वो यकसर चेंज होते हैं। जावेद भाई यही छोड़ दें, कॉलेज तो यूनिवर्सिटी बात की बात है, बुनियादी आपको हॉस्पिटल ही मौजूद नहीं है, बेचारों को दरख्त के नीचे ड्रिप लगा दी जाती है। हाँ, और आपने देखा कि वहाँ पे तो बस के जो जिस इंतकाल हो जाता है तो वहाँ एम्बुलेंस नहीं होती, कोई गधा गाड़ियों पे लेके जा रहा है, रेडियो पे लेके जा रहा है। मतलब ये 75 साल के बाद के ये हालात हैं। ये क़यामत में पाकिस्तान के नहीं है कि जी हमारे पास वसाइल नहीं थे, आपके पास सब कुछ था, लेकिन आपके पास सिर्फ और सिर्फ कमी थी क़यादत की। अगर वो क़यादत, जैसे अब मैं मिसाल देता हूँ कि जापान था, जापान में एटम बम गिरा था, और उसके बाद उन्होंने देखा कि वहाँ की जो आवाम थी और वहाँ के जो हुक्मरान थे उन्होंने किस तरह अपने मुल्क को खड़ा किया। बिल्कुल ऐसा मतलब ये नहीं कि आवाम अलग थी पेज पे और हुक्मरान अलग थे, वो उन सब का जो एम था, जो मकसद था, वो यही था कि हमारा मुल्क आ जाए। और आज आप देखें कि वो सिविलाइज्ड कंट्रीज में नंबर 1 या 2 पे आ रहे हैं, और तरक्की में आप देख लें, तरक्की में भी। तो इसके लिए हुक्मरानों का पहली जिम्मेदारी होती है, फिर उसके बाद वो आवाम को एजुकेट करती है, फिर आवाम उसमें अपना हिस्सा डालती है और फिर मुल्क तरक्की करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और साथ साथ कहते हैं कि तरक्की के सफर में अगर आपके साथ कोई साथ हो, तो जावेद भाई के साथ वलीद भाई आए हैं। वलीद भाई बड़ा प्यारा बच्चा है और बहुत अच्छे अंदाज में मोबाइल में कंटिन्यू बिजी हैं। मोबाइल के उस पार, सॉरी कैमरे के उस पार मैं उनको देख रहा हूँ, वो कंटिन्यू किसी को बता रहे हैं कि खाना खा लिया या नहीं खा लिया। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपने, मेरे बाबू ने खाना खाया या नहीं खाया, डिनर का टाइम है, तो भाई मेरे बाबू ने खाना खाया या नहीं खाया, अच्छा खाना खा लिया तो क्या खाया। तो वो कंटिन्यू वलीद भाई जो है ना वो बिजी है। वलीद का पूरा नाम क्या है? वलीद बंगश। वलीद बंगश साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद है इंशाल्लाह। और इनका ताल्लुक भी के सोशल मीडिया से माशाल्लाह। नहीं, बाबू को खाने वाला मैसेज होता है, जो स्माइल थी ना वो नहीं थी सोशल मीडिया पे चीजें एक्टिवेट करना। तो माशाल्लाह जिनकी एक स्माइल आ रही थी ना, तो मेरे बाबू ने खाना खाया, तो मैंने कहा नाम लेना जरूरी हो गया। अच्छा जी, वहीद भाई की तरफ आता है। वैसे ये उम्र होती है ऐसी है ना, मतलब आप सब काम करते हुए बाबू ने खाना भी खिला देते बाबू को, तो ये लोग बड़े एक्टिव होते हैं। ऐसे बच्चों को अगर हम आगे लेकर आए तो कितना काम वो करके देंगे, क्योंकि घर वालों को भी कह रहे थे हम आपके साथ, और वहाँ पे इन लोगों को आगे आना चाहिए, इनको मौके मिलने चाहिए इनको आगे आने के, ताकि अब इन लोगों का दौर आगे जल्दी दौर आ रहा है। बिल्कुल हमारा दौर खत्म, हमारा तो गुजर गया, लग जैसा भी था अल्लाह ने गुजार दिया। बिल्कुल, जब आगे इन लोगों का जो नौजवान नस्ल का दौर आ रहा है, सही, ये जितना तरजीह देंगे अपने आप को, आगे आएंगे, आगे करेंगे, उतनी इनका तजर्बा भी बढ़ेगा और मालूमात भी होगी इन लोगों को। बिल्कुल। और स्माइल जो वलीद के चेहरे पर आई ना, तो कंफर्म था करके मेरा तीर लगाया मैंने, उसकी चेहरा देख रहा था माशाल्लाह, तो जिस तरह हंस रहा था। तो वलीद से मेरी रिक्वेस्ट है कि वलीद, अब आपसे जो मैंने एक रिक्वेस्ट किया, आपने उस पर मेरी मदद करनी है, ठीक है? मदद करते हैं कि मदद जब आप किसी से लेते हैं तो वो अल्लाह आपका और उस बंदे का कनेक्शन होता है, और फिर वो अगर आप उस मदद पे से पर्दा उठा देते तो फिर आप जो है वो उस अजर के जो है वो ताबे नहीं होते कि जो खुदा ताला आपको देगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वलीद कि आपने हेल्प आउट करना है, और साथ साथ वो हो सकता है वलीद मॉडलिंग शॉडलिंग में आ जाए, मेरे प्रोग्राम पे ना आए, कुछ भी कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं? एज है नहीं, मतलब माशाल्लाह गुड लुकिंग बच्चा है तो आना चाहिए इसको। बिल्कुल। तो ये बता, शौक पे भी होता है ना, मतलब अगर इनको शौक होगा तो ये ट्राई करेंगे। शौक है लेकिन इसको? इनको शौक अगर किसी दूसरी चीज का है, सियासत का है या किसी और चीज का वैसे है। क्या शौक है आपके साथ? तो होते हैं, मतलब इसको मॉडलिंग का शौक है, सियासत में रहने असल का में शौक? अभी तक इन्होंने कुछ ऐसी चीज जाहिर नहीं की, बस ये सोशल मीडिया और ये जो चीजें हैं इसी से ये लगे रहते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, मुझे साथ साथ ये बताइएगा कि आप जावेद भाई मुझे ये बताइएगा, अगर हम आपकी सियासी लाइफ को हम छोड़ते हैं,
अब मुझे ये बताएं कि आपने जो अपना कारोबार शुरू किया उसके लिए फंडिंग आपको घर से हुई या आपके अपना कमाया हुआ पैसा, क्योंकि आप जापान में थे? देखिए, मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ जो थी वो 1988 से शुरू कर दी थी। ठीक है। मतलब मेरी पहली जो जॉब थी 1988 88 में हमारा एक भाई पैदा हुआ था, दुनिया में आया था। तो उस वक्त से लाजमी साथ हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हमारा ताल्लुक था। ठीक है। और उसके बाद यही होता है जब बच्चा थोड़ा सा मतलब पढ़ लिख जाता है और उसके बाद उसके पहले यही होता है कि सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई जॉब होनी चाहिए। तो पहली मेरी जॉब थी 1988 और तकरीबन 10-12 साल मैंने वो जॉब की एक साइड पाकिस्तान में, माशाल्लाह। और उसके बाद फिर जापान चले गए, फिर वहाँ से 5 साल वहाँ मुआवजा अच्छा मिलता था जापान में? हाँ, लाजमी बात है। कहते हैं कि जापान में अगर आप मेहनत करके देते हैं उनको तो वो आपको रज के मुआवजा देते हैं, बात सही है? किसी भी आप अच्छी कंट्रीज में जो डेवलप है और जो है वहाँ कदर जो है वो आपके टैलेंट की होती है, स्किल्स की होती है। बिल्कुल स्किल्स की होती है। जैसे हमारे मुल्क में कि चापलूसी और आपको अच्छा कह दिया, उसको अच्छा कह दिया, जी आप बड़े अच्छे हैं, अच्छा भाई ये तो मेरा बंदा है इसको, लेकिन ये वहाँ ऐसा नहीं है। सही। और यही वजह है कि आज उन्होंने तरक्की की, उन्होंने हमेशा काबिलियत को प्रमोट किया। दुनिया में जहाँ जहाँ काबिलियत को प्रमोट हुआ, आज वो देख लें कि उन्होंने अगर हमारी जो जैसे पहली और दूसरी जंग अजीम हुई थी तो आप देखें यूरोप के बहुत सारे ममालिक का क्या हाल था, और एशिया के जिसमें चाइना भी शामिल था, जापान था, कोरिया था, वो उस वक्त तबाह हो गए थे और आज वो फिर दोबारा खड़े हो गए। उसकी वजह ये है कि उन्होंने काबिलियत को प्रमोट किया, पहले भी किया था, अभी भी किया। अच्छा, अगर आप जापान की तारीख देखें तो जापानी लड़ने भिड़ने में बहुत तेज थे, क्योंकि अच्छा। जजीरा नुमा जापान जो थे वो जजीरे थे। जैसे यहाँ पे कबीले होते हैं ना हमारे यहाँ, आपने देखा बहुत सारे कबीले, चाहे बलूचिस्तान में हो, खैबर, वो आपस में कच्चे का कबीला आजकल तो हमारा बड़ा लड़ते झगड़ते, वो तो एक अलग ही स्टोरी है, कच्चे की तो एक अलग स्टोरी है। तो वो लड़ते झगड़ते रहते थे, लेकिन जब उन्हें ये जंग हुई और वो हिटलर के इत्तेहादी थे, आप ये देखें वो इत्तेहादी भी। अब आप हिटलर, अगर हमें किसी को मिसाल देना होता है कोई गुस्से का या कुछ होता है तो हिटलर बिल्कुल बिल्कुल, तो वो उसके इत्तेहादी थे। और आज सिविलाइज मुल्कों में नंबर 1 थे, तो उन्हें लीडरशिप मिली, उन्होंने जो तबाही देखी, क्योंकि जाहिर सी बात है दुनिया में आपको पता है कि पहला जो एटम बम गिराया गया था वो जापान पे गिराया गया था, और उनके 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी तबाह हो गए थे। लेकिन आज आप वहाँ जाके देखें, उन्होंने सिर्फ वो हिस्सा जो हिरोशिमा और नागासाकी का बम वाला था वो एज इट इज रहने दिया, उसके अलावा पूरा शहर उन्होंने डेवलप कर दिया। और अब आप मुझे अफसोस होता है कि हमारा कराची शहर जो रेवेन्यू दे रहा है उसकी हालत देखें, और आप दूसरे मुल्कों के जो शहर हैं, चाहे वो बम्बई हो या ढाका हो, क्योंकि ढाका भी हमारे दोस्त जाते हैं तो बताते हैं कि यार वो बहुत डेवलप है, ढाका डेवलप है। और उधर अभी मैं हमारे एक दोस्त थे, तो वो अपना पुरानी बात बताते क्रिकेटर के, तो कहने लगे हम वहाँ क्रिकेट खेलने गए और तकरीबन रात को बहुत तेज़ बारिश हुई और तकरीबन 1:30 से 2 बजे तक वो बारिश होती रही, और हमने ये सोचा कि यार अब सुबह तो मैच हो नहीं सकता क्योंकि रात बारिश है, हम सो गए। और उसके बाद जब सुबह ऑर्गेनाइज़र जो थे जो वो मैच करवा रहे थे, तो वो आए और उन्होंने कहा ये आप लोग तैयार नहीं हुए, आपने मैच नहीं खेला। तो हमने उनसे कहा भाई रात भर तो बारिश हुई, मैच कहाँ से जाएगा? मैंने कहा नहीं मैच होगा, ग्राउंड वगैरह साफ़ कर दिया। तो वो कहता कि जब हम अपने होटल से स्टेडियम पहुँचे तो जावेद भाई आप यकीन करें कि कहीं कोई बारिश का पानी नहीं जमा था, और स्टेडियम भी बिल्कुल उन्होंने क्लियर करके, और 1 घंटे देर से ताखिर से हुआ। और अब आप कराची का मुआवजा करें तो यहाँ पे मेरे ख्याल 2-4 घंटे भी बारिश हो जाए तो किश्तियाँ तो निकल आती हैं बाहर। आप देखते हैं। तो और उसकी वजह सिर्फ यही है कि आपने जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो आपने जो 25-30 साल 40 साल से जो पड़ा हुआ है बस उसी में रिपेयरिंग होती रहती है। और इस वक्त कराची को इस पूरा जो सेवरेज का है या जो दूसरे जो पानी के जो है, आप देखें जब पानी आता है जगह जगह पानी निकल रहा है, पीने का पानी ज़ाया हो रहा होता है, तो इसकी हमें ज़रूरत है और ये वही हुकूमत आगे कर सकती है जो आवाम से मुखलिस हो। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वहीद भाई मुझे बताएं कि हम अपनी सारी एक्टिविटीज़ आपकी साइड पे करते हैं, वहीद भाई को डिस्कस करते हैं ना। वहीद भाई को अब अगर आपको कोई कहे कि क्रिकेट खेलना है या कुछ फुटबॉल खेलना है, कुछ खेलने का दिल करता है? वहीद की पूरी ह्यूमन राइट डिफेंडर है,
उसमें सैयद अली अकबर बुखारी हैं, जावेद साहब हैं, ये पूरा एक सिस्टम। मैं कहूँ जी मैं अकेला लेके चलूँ, मेरे अकेले की ताकत नहीं है। नहीं लेकिन आपको मैं क्रिकेट से लगाव है या बैडमिंटन किसी से लगाव है? किसी किसी ऐसी किसी से भी किसी नहीं? चीज से लगा, बहुत टाइम मिलता है चले जाते हैं। सही। ये नहीं कभी हम खेलने का दिल किया कि मैं बॉलिंग नहीं अच्छी नहीं करा लूंगा, मैं फील्डिंग नहीं, अच्छी करूंगा? ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं? कुछ नहीं। अच्छा ये बताएं कि कभी मौका जो मिलता है बैठ के देखते जरूर, दोस्तों के साथ चले गए, चलो यार। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर आपकी जितने भी आपके जो लोग हैं, मुझे पहले तो उनका नाम बताएं कि वहीद भाई तुमको मैं जानता हूँ, और कौन कौन है आपके साथ? हमारे पूरे पाकिस्तान जनरल सेक्रेटरी सैयद अली अकबर बुखारी साहब हैं, सही है। और चेयरमैन अपना मंजूर हुसैन साहब हैं, सही है। जावेद साहब हैं। इनको कब लेकर आने मेरे शो पे? देखो इनकी मसरूफियत ऐसी है, जावेद साहब तो माशाल्लाह बहुत मसरूफ है। वो जितनी जो लोग बेचारे बंद हैं, जो 5-5, 6-6 हज़ार रुपये जुर्माने नहीं भर सकते, अच्छा अच्छा अच्छा। वो उन लोगों ज्यादा जेलों तो में ऐसे बंदे को इसलिए लेकर आए ना, जाते हैं। देखिए जो अगर फर्ज करें। देखो उनकी मसरूफियत बता रहा हूँ, पीठ पीछे उनकी मसरूफियत सुन रहे होंगे, तो वो जो करते हैं बेचारे, ठीक। मैं भी हैसियत क्या मेरी कुछ ही नहीं, मैंने बताया ना पूरी एक टीम वर्क है। लेकिन एक टीम में से मैं यही बोलूंगा वहीद भाई कि देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि आप तक रसाई हुई है, आपको भी बिल्कुल, पता है, बिल्कुल। रमजान ट्रांसमिशन में मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, ठीक है। सही। तो ऐसे लोग जो कि राशन से हट कर, देखें अगर एक बच्चा फजूल 5,000 रुपए में जेल में बंद है, ठीक है, अब उनके पास नहीं है, तो वो राशन से पहले बोलेंगे ना मेरा बच्चा बाहर आ जाए, तो उनको भी लेकर आना अपने शो पे। ये वो जावेद साहब ने ऐसे बहुत माशाल्लाह बहुत, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट का जो है ना डिफेंडर का सारा लीगल सारा वही देख रहे हैं, जबरदस्त। उसमें वो ये नहीं देखते कौन कौन क्या है, वो देखते हैं यार गरीब है, इसका ये है, उसका करो काम। जबरदस्त जबरदस्त। तो ऐसे बंदे मुझे मेरे शो पर चाहिए, क्योंकि देखिए वहीद भाई मैं कहता हूँ कि जिंदगी में ना बड़ा हमने फन क्रिएशन कर लिया। जावेद भाई की बात देखो करें, इंशाल्लाह जिंदगी रही, मैं जावेद साहब से बात करूंगा, जो भी आपके टीम के मेंबर है सब ने आना है, ठीक है। लेकर आऊंगा मैं। अभी पिछले दिन रमजान, इरफान है, इरफान गांची गोलीमार में रहता है, वो तो 16 रमजान से लेके 29 रमजान तक रोज रोड पे अफ्तारी करवाई, रोजाना खाना और बिरयानी जो उसका था सब उसने बेचारे ने। तो अब आपने उनको लेकर आना इन सब बंदों को, डन हो गया भाई? ये ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है, इसको तस्वीर और फोटो सेशन नहीं करते। ये तो आज बात निकली, मैं आपको बात बता रहा हूं, मुझे बताना ये समझो मैं अकेला मेरी हैसियत क्या, अकेला कोई कुछ नहीं होता। नहीं भाई, लेकिन जब तक ऐसे लोगों को सामने आना है, टीम वर्क होता है, फिर वो अच्छे सिस्टम अच्छे तरीके से चलता है। बिल्कुल कि मैं कमजोर पड़ जाऊँ, आप खड़े हो गए, आप कमजोर पड़, भाई जावेद खड़े हो गए, इस तरह सर्कल चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, और एक दूसरे को कोई संभालना। अकेला कुछ नहीं करता कि बोले कि मैं कुछ नहीं है। बस यही वाली चीज है ना कि मुझे उन चेहरों को सामने लाना है, क्योंकि देखिए जब कभी ऐसी चीज होती है ना कि कुछ लोग होते हैं, क्योंकि आजकल वाकई में जावेद भाई इससे इत्तेफाक करेंगे कि हमारे जो इंटरनेशनल डोनर है ना, जो कि वाकई में मदद करना चाहता है, लेकिन वो फिर यही कहता है कि क्योंकि काफी ऐसे लोगों को मैं भी जानता हूँ जिन्होंने मदद के लिए कहा कि हम करेंगे, लेकिन फिर उनकी अपनी गाड़ियां जब लग्जरी उन्होंने देखी, क्योंकि उनके पास साइकिल भी नहीं थी, तो फिर ये जो चीजें प्रॉब्लम करती है, ऐसे लोगों का आना जरूरी है। ज्यादातर जितनी वेलफेयर है पहले अकाउंट खुलवाती हैं, अकाउंट खोल के बाहर से पैसा आना अकाउंट में शुरू हो जाए, फिर हमारी वुमेन डिफेंडर ऐसी चीज है जिसका अभी तक अकाउंट नहीं है। जबरदस्त। 2018 से चला हुआ है, बाकायदा रजिस्टर्ड है, माशाल्लाह। पाकिस्तान की हर एजेंसी से रजिस्टर्ड, ये भी नहीं रजिस्टर्ड नहीं है माशाल्लाह। लेकिन वो जावेद साहब और ये अपना अली अकबर बुखारी ये कहते यार भाई कुछ कभी जावेद ने कर दिया, कि मंसूर ने कर दिया, मैंने कर दिया, कि तुमने कर दिया, सर्कल हम चला रहे हैं ना, तब तक चलाओ अल्लाह वारी से, जब होगा देखेंगे। माशाल्लाह। थोड़ी हम बाहर से पैसा मंगाएंगे तो फिर हम लोगों ने करना। आप भी बिजनेस करते हैं ना? माशाल्लाह। मार्बल का बिजनेस है, और ये वाली चीज है कि देखिए अल्लाह ताला ने दिया है तो अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च भी करते हैं, लेकिन अब मुझे वो भाई चाहिए। अब ये तो मैं आपको ना फोन कर करके तंग कर दूंगा, ठीक है जावेद भाई? सॉरी भाई डन हो गया इंशाल्लाह, मौका मिला मैं लेकर आऊंगा। बिल्कुल, जैसे जावेद भाई से मैंने कब कहना कि जावेद भाई आप जैसे कि आपके जो भी, क्योंकि मैं ये आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा जावेद भाई कि आपने मुझे हफ्ते में एक दिन देना है, ऑन एयर बोल रहा हूँ, ये ऑन एयर, ठीक है? आपने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे में से कोई भी एक दिन हर हफ्ते का मेरा आपसे बुक हो गया, आप ऑन एयर कह के जाने बुक है। बिल्कुल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। नहीं कोशिश नहीं होगा, कोशिश में लोग टाल लेते हैं, पक्का करके। नहीं देखिए असल में मसला कमिटमेंट्स हो जाती है, बिल्कुल मैं मानता हूँ। अपनी जो चीज़ है वो अवेयरनेस जो कहते हैं वो इसी को कहते हैं कि जो हमारी नई जनरेशन है उनको हमने बताना है। देखिए और फिर दूसरी बात, जैसे अभी वहीद भाई सोशल वर्कर हैं, अब इनको देख के इनके मोहल्ले के बच्चों में भी वो चीज़ पैदा होगी, इनके अपने बच्चों में भी वो चीज़ पैदा होगी, तो ये अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है चीज़ें। बिल्कुल ऐसा ही है, और आप जैसे लोगों का आना बहुत जरूरी है, जैसे मैंने वहीद भाई को कहा, क्योंकि जिंदगी में हमेशा ये याद रखें कि अगर मैं कुछ अच्छा करने जा रहा हूं तो लोग या तो मेरी लेग पुलिंग करेंगे, जावेद भाई और वहीद भाई आपसे भी, कि यार ये कर ही नहीं सकता, ये करेगा तो देखा जाएगा, लेकिन उसी इस्ता में जब मेरा थोड़ा सा माइंड ट्रिक हो जाएगा ना कि मैं करूं या ना करूं,
तो वहीं पर मनफी सोच वाला बंदा आकर मुझे काम से दूर कर देगा। तो मुझे ऐसे अपनी यूथ को लेकर चलना है कि चाहे मुझे एक बच्चे ने या मेरे प्रोग्राम से एक बंदे ने संवर गया, तो वाक़ई में कि ज़िंदगी संवर जाती है, क्योंकि एक बच्चे को या एक बच्ची को सुधारना, आपने एक जनरेशन को सुधार दिया, क्योंकि वो मुस्तकबिल का बाप है या वो मुस्तकबिल की माँ है। आगे से जब उनकी औलादें होंगी तो वो जो सीखा हुआ उनको सिखाएँगे, तो ये कारवान ऐसे ही चलता रहेगा। मैं पूछूँगा कि कितना टाइम रिमेनिंग रह गया, मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि फिर हम जी 3 मिनट हैं हमारे पास, तो हमने वाइंड अप की तरफ जाना है। तो सबसे पहले हम जावेद भाई की तरफ आएँगे। जावेद भाई, जाते-जाते क्या मैसेज देंगे आप लोगों को? देखिए, मैसेज तो यही है, जो आजकल के हालात चल रहे हैं, जिस तरह कि आप एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं और जो आपकी इस्तिताअत हो, जो आप कर सकते हैं वो करें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इसी से माशरे आगे बढ़ते हैं। अगर हर आदमी अपने इनफरादी तौर पे सोचने लगे तो उससे फिर माशरे ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा ही है। तो जुड़ने से माशरे, जैसे हमारे तबलीगी जमात के जो लोग जोड़, उनके भी एक जोड़ होता है और वो जोड़ चलता रहता है। आज देखें माशाल्लाह पूरे दुनिया में माशाल्लाह जो है अपने जो दीन का काम है वो कर रहे हैं। माशाल्लाह। तो कोशिश करें कि सबसे पहले आपके जो करीबी अजीज़ रिश्तेदार दोस्त हैं उनकी हाल अहवाल मालूम करते रहें, और उसके बाद फिर जो मोहल्लेदार हैं उन, तो ये एक हुकूकुल इबाद में भी आता है। बिल्कुल जो ऐसा ही एक है। इस्लामी हुकूक हमारे ऊपर है, एक हुकूकुल्लाह होते हैं जो रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात है, और एक हुकूकुल इबादत है। तो ये इससे आप दुनिया में भी सुरखरू होते हैं और आखिरत में भी इंशाअल्लाह बिल्कुल सुरखरू ऐसे ही, होंगे। बिल्कुल ऐसी के साथ आपने भी हमसे जी जुड़ना हाँ, है और हर हफ्ते में हम एक दिन आपसे देना जुड़े है। हुए जी नहीं, आपने हर हफ्ते में जी एक हाँ। दिन देना है। बिल्कुल जी। जी वहीद भाई, क्या कहना जी। चाहिए? जाते-जाते क्या कहना चाहेंगे हमारे? मैं यही कहूँगा, जिस तरह सोशल वर्कर काम है, जिस तरह गरीब लोगों की मदद करनी है, इसको दिखावा नहीं करो और अच्छे तरीके से उनकी खिदमत करो। खिदमत बिल्कुल। जितनी हो सकती है जितना करो, अल्लाह ताला उसी तरीके से आपको नवाजेगा। ज़बरदस्त, कोई ज़बरदस्त, कोई अपनी जेब से नहीं करता, अगर राय अल्लाह की राह में खर्च करते हो, अल्लाह ताला उसको डबल तिबल दे देता है। ज़बरदस्त। कोशिश करो कि किसी बगैर लालच, कोई भी आएगा परेशान है, उससे लालच नहीं रखो, इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह की राह पे करो, अल्लाह अल्लाह सब बेहतर कर देगा। माशाल्लाह। इसी के साथ अब वहीद भाई आपने भी आते रहना है और इसी तरीके से हमारा ये कारवान चलता रहेगा। हम लोगों इंशाअल्लाह को ताला, बताएँगे और आपने इंशाअल्लाह। अपने दोस्तों को भी लेके आना है। आपका भी वहीद भाई बहुत शुक्रिया आने का। जावेद भाई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप सुबह-सुबह वक़्त में से वक़्त निकाल कर, और मैं भी आपका भी शुक्रिया कि आपने मौका दिया हमें। मौका नहीं, दिया और है। आप लोगों ने अच्छा बोला। मुझे अच्छा लगता है कि अच्छा बोलें, और इसी के साथ-साथ मैं चाहता हूँ कि जब भी हम प्रोग्राम करें यहाँ पर, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि चाहे वो तारीख़ हो 88 की या वो तारीख़ हो 90 की, तो सही। जो भी लोग आपके साथ जुड़ते हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी खैर व बरकत में रखे। और साथ-साथ ये वाली चीज़ कि अगर आपने कुछ भी सीखा या सिखाया तो उसको दूसरों को ज़रूर बताएँ, क्योंकि कहते हैं कि इल्म जितना आप बाँटते हैं, उतना ही बढ़ता चला जाता है, बशर्त बताने का अंदाज़ बिल्कुल सही हो। मैं अपनी लाइफ़ की अगर बात करूँ तो बड़ा एक फ्रंट ऑफ द वे आंसर देने वाला शख्स था, और मैं ये कहता था कि नहीं, अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं क्यों ना बोलूँ। फिर एक शख्स ने समझाया, एक बंदे ने समझाया, एक रहनुमा ने समझाया कि चुप रहना सीखो, सब्र में बहुत बरकत है। और चीज़ों को जब समझने लगा और चीज़ों को जब मैंने देखा कि नहीं, वो ही चीज़ें मेरे मफाद में आने लग गईं, क्योंकि मुझे उस शख्स ने सिखाया कि वक़्त आएगा कि सब कुछ तुम्हारा होगा। और मानता नहीं था, नहीं करता था, लेकिन वक़्त ने सिखाया, बहुत जल्दी चेंजेज़ आ गई, तमाम चीज़ें हो गई। तो फिर मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला उस शख्स को सलामत रखे, और साथ-साथ आपके लिए भी ये कहूँगा कि जब भी आप अपने किसी भी इर्द-गिर्द कोई भी एक दोस्त आपका है या कोई भी आपका ऐसा है जो कि आपके दिल के बहुत करीब है, तो उसको ख़ास दुआ में ज़रूर याद रखें, क्योंकि खुदा की रहमत आपके पास मौजूद है उसकी शक्ल में। और आज के प्रोग्राम से उम्मीद करता हूँ कि बहुत चीज़ें मैंने भी सीखी हैं, आपने भी सीखी होंगी। और साथ-साथ वंस अगेन आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया। वलीद, आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर जावेद भाई को लेकर आए। वहीद भाई, आपका शुक्रिया कि आप आए, और क्योंकि चीज़ें आप लोग मैनेज कर रहे होते हैं। और जाते-जाते हिना जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आप इसी तरीके से मदद करती रहें, और अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। मुझे, मेरी टीम को, मेरी फैमिली को, मेरी इंटायर ग्रुप ऑफ मीनस टीवी जितने भी लोग मौजूद हैं, मेन गेट से लेकर ऊपर पीसीआर तक जितने भी लोग मौजूद हैं, जिस शोबे से भी मौजूद हैं, सबको अपनी दुआ में आपने ख़ास याद रखना है, क्योंकि ये लोग हैं तो मैं हूँ तो ये प्रोग्राम है। और अल्लाह ताला इसी तरीके से इस कारवान को चलाए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह